थर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिस्कस किया था और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन डिस्कस किया था। रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो सकता है। इक्विलिब्रियम का मतलब वो कंडीशन जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। फॉरवर्ड रिएक्शन रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट जिस स्टेट पर होती है उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, यहाँ के इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसे हम कहते हैं। ठीक है, और क्या क्या चीजें कैरेक्टरिस्टिक हैं इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम का सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा था कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन कांस्टेंट एट द इक्विलिब्रियम। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट में और मे नॉट बी इक्वल। ठीक है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है उसका कांस्टेंट होना कंपलसरी है एट द इक्विलिब्रियम। और हम कहें तो इक्विलिब्रियम पर और दूसरी भी जो भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं, कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, कलर, डेंसिटी, सभी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती हैं, जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, उसके और दूसरे हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे कि जो इक्विलिब्रियम होता है वो हमेशा डायनेमिक इन नेचर होता है। डायनेमिक इन नेचर का मतलब कि जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में सेम स्पीड से प्रोसीड करती रहती है, ऑल्दो अपीयर्स टू बी स्टॉप्ड। मतलब हमें लगता है कि रिएक्शन रुक गई है बट एक्चुअल में जो रिएक्शन है वो कंटिन्यूअसली प्रोसीड कर रही है विद इक्वल स्पीड इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, किसी भी रिएक्शन को हम जो इक्विलिब्रियम है उसको हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों से अचीव कर सकते हैं। यदि हम किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाती है, तो इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाता है। इसको हमने कल डिटेल में डिस्कस किया था सारा ना। होमोजेनस रिएक्शन क्या होती है, हेट्रोजेनस रिएक्शन क्या होती है, ये भी हमने पढ़ा था। और होमोजेनस इक्विलिब्रियम और हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम सिमिलर था उसके ना। होमोजेनस इक्विलिब्रियम का मतलब ऐसे इक्विलिब्रियम जिसमें एक ही फिजिकल स्टेट हो। ठीक है, तो उसे हम होमोजेनस कहते हैं, और जिसमें मोर देन वन फिजिकल स्टेट आ जाए तो उसे हम कहते हैं हेट्रोजेनस रिएक्शन। फिर हमने पढ़ा था एक्टिव मास। एक्टिव मास का मतलब फॉर एक्वस फेज रिएक्शंस जो होती है, एक्वस सॉल्यूशन वाली रिएक्शन जो होती है, उसका मतलब क्या है कि जिसमें एक्टिव मास को हम मोलरिटी की फॉर्म में लिखेंगे, मोलर कंसेंट्रेशन या हम मोल्स पर लीटर की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अभी कोई एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस नहीं होगा, जो भी था वो बता दिया बेटा। अब आपको कोई चीज रिपीट करवानी है लास्ट क्लास की तो फिर आप अलग से वापस उस रिकॉर्डिंग को सुने ना। फॉर गैसियस रिएक्शन, गैसियस रिएक्शन का जो भी है आपको एक्टिव मास यदि हम लिखते हैं तो उसको हम प्रेशर की फॉर्म में हम लिखते हैं, यानी पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में हम लिखते हैं। और पार्शियल प्रेशर क्या होता है ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि किसी मिक्सचर में किसी इंडिविजुअल गैस की वजह से जो प्रेशर होता है वो क्या कहलाता है, पार्शियल प्रेशर। और उसको निकालने का फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। और मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जिस किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है यानी उसके मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यही उसका फॉर्मूला है ना। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे तो दो टाइप का हमने एक्टिव मास पढ़ लिया था, यानी आपको किसी गैसेस फेज रिएक्शन में एक्टिव मास लिखना है तो कैसे लिखते हैं, और किसी एक्वस फेज रिएक्शन में आपको एक्टिव मतलब थर्ड पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक्टिव मास किसी हेट्रोजेनस रिएक्शन में आपको लिखना है सॉलिड या लिक्विड के लिए, तो वो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर फॉर हेट्रोजेनस रिएक्शंस। हेट्रोजेनस रिएक्शन में हम क्या, हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम यानी ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें मोर देन वन फिजिकल स्टेट होती है उसे हम कहते हैं हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम। ठीक है, और हेट्रोजेनस, हेट्रोजेनस का मतलब सबको पता है, इसमें एक से ज्यादा फिजिकल स्टेट होती है। जैसे हमने कहा सपोज कोई रिएक्शन में एग्जांपल लेकर यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ए सॉलिड प्लस बी गैस गिव्स सी गैस। ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, हेट्रोजेनस, क्योंकि यहाँ पर एक तो रिएक्टेंट जो है वो सॉलिड स्टेट में और बाकी गैस में है, यानी एक से ज्यादा फिजिकल स्टेट आ गई। या हम इस तरीके से लिखें रिएक्शन को कि ए लिक्विड प्लस बी गैस और सी गैस, तो ये भी क्या होगी, हेट्रोजेनस रिएक्शन होगी। यहाँ के हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम है क्योंकि यहाँ पर भी एक से ज्यादा फिजिकल स्टेट है। तो दो अलग अलग एग्जांपल्स में लिखे हैं। तो अब यहाँ पर जब किसी हेट्रोजेनस रिएक्शन में सॉलिड या लिक्विड आता है तो हम उनका जो एक्टिव मास होता है वो हम क्या अज्यूम करके चलते हैं या हम क्या क्या कंसिडर करते हैं, तो किसी भी हेट्रोजेनस रिएक्शन में सॉलिड का या प्योर लिक्विड का जो एक्टिव मास होता है वो 1 होता है। अब ऐसा क्यों होता है इसका रीजन मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट जो मेन बात अपन को याद रखनी है वो क्या है कि एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज टेकन एज 1, इज टेकन एज 1। उनका एक्टिव मास को हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, या हम 1 अज्यूम करके चलते हैं ना।
एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज टेकन एज वन इन हेट्रोजेनस रिएक्शंस। है ना, हेट्रोजेनस रिएक्शन में आ रही है तो वहीं पर ही हमको एक्टिव मास लिखने की जरूरत पड़ती है अधिकतर ना, तो हम कहेंगे उसमें आपको क्या मानना है, उसका एक्टिव मास 1 लेके चलना, ये इंपॉर्टेंट है ना। अब इसका रीजन क्या है ये हम अभी डिस्कस करेंगे। एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज टेकन एज वन इन हेट्रोजेनस रिएक्शन, ये क्या होगा इसमें, ठीक है। अब देखो इसका रीजन क्या है। हमने पढ़ा है कि एक्टिव मास जो हम दो चीजों से लिख सकते हैं, या तो हम कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिखते हैं या प्रेशर की फॉर्म में लिखते हैं। प्रेशर की फॉर्म में हम तब लिख पाते हैं जब कोई गैस हो। क्या किसी सॉलिड और लिक्विड के लिए एक्टिव मास को प्रेशर की फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या? क्या किसी सॉलिड और लिक्विड के लिए एक्टिव मास को प्रेशर की फॉर्म में लिखा जा सकता है? नहीं, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड का हम प्रेशर लिखते ही नहीं है। तो हमें किसी सॉलिड का और लिक्विड का यदि एक्टिव मास लिखना है तो उसे उसके लिए हमें कॉन्सेंट्रेशन को यूज करना होगा, ठीक है। और कंसंट्रेशन हम कौन सी लेते हैं? मोलर कंसंट्रेशन, यानी मोलरिटी वाली कंसंट्रेशन लेते हैं। तो यदि हम किसी सॉलिड का या लिक्विड का, प्योर लिक्विड का एक्टिव मास लेते हैं तो हम उसको मोलरिटी की फॉर्म में लिखते हैं, हम मोलर कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पर एक्टिव मास इज इक्वल टू क्या होता है? मोलरिटी। ये हम बात कर रहे हैं फॉर सॉलिड और लिक्विड के लिए ना। अब वो पीछे वाली बात अभी यहाँ पर नहीं सोचे ना, अभी आप इसको समझें क्या बनना, फॉर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड। तो उसके लिए एक्टिव मास में क्या कह रहा हूँ, किसकी इक्वल है? मोलरिटी की इक्वल है। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये पता है ना सबको भाई? अरे मोलरिटी का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता? ये इस वक्त थिकनेस आपस कम हो गई। एक्टिव मास का फॉर्मूला, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हम के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ये फॉर्मूला लिखते हैं। अब हमें तो सॉलिड का एक्टिव मास लिखना है, मुझे सॉलिड की मोलरिटी लिखनी पड़ेगी। तो मैं सॉलिड का वहां पर सॉल्यूशन तो बना ही नहीं है, जबकि जो फॉर्मूला है मोलरिटी का वो क्या होता है? देखो इधर मैं लिख रहा हूँ, ये वैसे हम पढ़ चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में। तो हम उसका लिखते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखते हैं ना, और वो भी किसमें लिखेंगे? लीटर में, इन लीटर्स। लेकिन जब हम इस रिएक्शन में देखो, अब ए सॉलिड है, अब मुझे इसका वॉल्यूम कैसे लिखूं? यहाँ तो सॉल्यूशन बना ही नहीं है, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर कैसे अप्लाई करें? तो फिर ये अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो हम क्या लिखेंगे कि हम जिसके मोल्स लिख रहे हैं, मतलब जिस सब्सटेंस की मोलरिटी निकाल रहे हैं उसी के तो आप मोल लिखेंगे, और उसी खुद का अकेले का ही क्या लिखेंगे? वॉल्यूम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जब हम सॉल्यूशन के लिए मोलरिटी निकालते हैं तो सॉल्यूशन में तो दो चीजें आती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाकर के जो सॉल्यूशन बनता है उसका हम टोटल वॉल्यूम यहाँ पर पुट करते हैं। बट यहाँ पर जब सॉलिड है, जहाँ की केवल लिक्विड आपको दे रखा है, तो उस केस में फिर हम यहाँ पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं लिख सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो हम फॉर्मूला क्या लिख देंगे मोलरिटी का? मोल्स ऑफ सब्सटेंस, यानी वो सॉलिड या लिक्विड जो भी है, मोल्स ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि सॉल्यूशन तो है नहीं यहाँ पर। तो जो सब्सटेंस हम लिख रहे हैं, जिसका हम एक्टिव मास लिख रहे हैं, उसी सब्सटेंस का आप क्या लिखेंगे? वॉल्यूम लिखेंगे। वॉल्यूम किस में लिखते हैं? लीटर में। अब उस सब्सटेंस के मोल हम कैसे निकालेंगे? मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। तो मास ऑफ सब्सटेंस, और सब्सटेंस का जो मास है वो हम किस में लेंगे? ग्राम्स में, अपॉन मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस into 1 upon volume of solution, sorry, volume of substance, volume of substance, ठीक है। और ये किसमें लिखेंगे? लीटर में। अब देखो यहाँ पर जो मास ऑफ सब्सटेंस और वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस है, ये किसका रेशो जो है? मास अपॉन वॉल्यूम। ये क्या कहलाएगा? अरे मास अपॉन वॉल्यूम क्या किसके इक्वल होता है बताओ भैया? मास अपॉन वॉल्यूम को हम क्या कह सकते हैं? डेंसिटी कह सकते हैं। तो हम कह मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, इसका मतलब क्या हो जाएगा? डेंसिटी। तो जो फॉर्मूला है यहाँ पर मोलरिटी का, वो हम क्या लिख देंगे? एक्टिव मास इज इक्वल टू मोलरिटी इज इक्वल टू क्या बन गया? एक तरीके से ये अब डेंसिटी बन गया ना ऊपर तो, और नीचे क्या आ जाएगा? मोलर मास। और डेंसिटी जो है वो यहाँ पर उसकी एक तरीके से यूनिट जो आ रही है वो क्या ग्राम पर लीटर। उससे हमें खैर मतलब नहीं है यूनिट से, बस समझने के लिए हम लिख देते हैं ना। तो जब हम किसी एक सिंगल सब्सटेंस का एक्टिव मास लिख रहे हैं
ठीक है, यहाँ पर कोई मिक्सचर नहीं है ना। जो मोलैरिटी होती है वो मेनली किसके लिए डिफाइन होती है, मिक्सचर के लिए डिफाइन होती है, यानी जिसमें हमने एक सब्सटेंस को दूसरे में मिलाया है, तो हम उस सब्सटेंस की मोलैरिटी, उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं। लेकिन वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस तो आ रही होगी बेटा, दूसरे तो बता रहे हैं सब, एक दो कह रहे हैं कि वॉइस नहीं आ रही है। अरे मेरी वॉइस आ रही कि नहीं आ रही बताओ भाई जल्दी से। आ रही है, सब कह रहे हैं क्लियर है, सब ऑल क्लियर। जिसको वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वहां पर कोई दिक्कत होगी बेटा, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सब क्लियर है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से सुने, आप कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करें। देखो हम कह रहे हैं कि जो मोलैरिटी है वो मेनली हम किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, सॉल्यूशन के लिए, जिसमें हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, तो हम उसकी कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। अब लेकिन यहाँ पर हमें किसी एक सिंगल सॉलिड की या हमें किसी एक सिंगल लिक्विड की मोलैरिटी निकालनी है, तो फिर आप क्या करेंगे, उसी जिसकी एक जो सिंगल सब्सटेंस है उसी का तो हमने क्या लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स, और उसी का क्या लिख रहे हैं हम, वॉल्यूम। तो हमने लिखा मोल्स ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। मोल्स को हम कैसे लिख सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास, और ये लिख दिया वॉल्यूम। तो जो मास और वॉल्यूम का रेशो है वो क्या कहलाएगा, डेंसिटी। तो हमने लिख दिया डेंसिटी इन ग्राम पर लीटर ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। अब किसी भी सॉलिड की या जो लिक्विड होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। जैसे आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था, जो H2 है, वाटर है, प्योर लिक्विड जो है, उसकी जो डेंसिटी है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। तो वो डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, चाहे आप वाटर का कुछ भी अमाउंट लें, चाहे आप 10 ग्राम वाटर लें, चाहे 100 ग्राम वाटर लें, चाहे 500 ग्राम वाटर लो या 1000 ग्राम वाटर लो, उसकी जो डेंसिटी है वो ऑलवेज क्या होगी, 1 ग्राम पर ml। यानी जो डेंसिटी है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, हम कहें डेंसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती। तो किसी भी सॉलिड के लिए या किसी भी लिक्विड के लिए जो डेंसिटी है वो एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी है, और किसी भी सब्सटेंस का जो मोलर मास है वो भी कांस्टेंट होता है। तो जब किसी सॉलिड का या हम प्योर लिक्विड का एक्टिव मास हम निकाल रहे हैं, तो वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। उस कांस्टेंट की वैल्यू को अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट क्या अज्यूम कर लिया गया है, दैट इज 1। ये हमने अजम्पशन किया है ना, ये ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है इजी हो जाए। ये एक्चुअल में इसकी जो वैल्यू है 1 नहीं होती है, इसकी वैल्यू तो कुछ और आएगी। हर सॉलिड के लिए डेंसिटी अलग होगी, हर सॉलिड का मोलर मास अलग होगा, तो वैल्यू तो कुछ और आएगी। लेकिन हमें हमारी कैलकुलेशंस में इजी करना है उसको, तो उसके लिए हमने एक सभी सॉलिड की, सभी लिक्विड की जो कांस्टेंट आ रहा है, एक्टिव मास का जो कांस्टेंट आ रहा है, उसकी वैल्यू को क्या अज्यूम कर लिया है, 1। एक्चुअल में वैल्यू 1 नहीं है, लेकिन जब हम किसी फॉर्मूले में सॉलिड या लिक्विड का एक्टिव मास पुट करेंगे, तो हमने हमारी सहूलियत के लिए, हम हमारे इजी कैलकुलेशन के लिए उसे क्या कर दिया है, 1। तो हम ये डायरेक्ट ये याद रख सकते हो आप तो ना, कि एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज टेकन एज 1। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन में जब आपको सॉलिड का या लिक्विड का एक्टिव मास पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे, 1। ठीक है, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि क्यों है ऐसा। उसका रीजन है किसी भी सॉलिड का या प्योर लिक्विड का डेंसिटी और मोलर मास हमेशा क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो जो एक्टिव मास है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, उस एक्टिव मास की जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे क्या अज्यूम कर लिया हमने, 1 अज्यूम कर लिया, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, अरे भी क्लियर है सबको, ये इतनी सी बात है बस, बाकी अब इसकी क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, और ये ध्यान रखना, हेट्रोजेनस रिएक्शन में हम बात कर रहे हैं ये। ठीक है, जब भी सॉलिड और लिक्विड का हम एक्टिव मास 1 कर रहे हैं, तो यदि किसी हेट्रोजेनस रिएक्शन में है तो उसे हम 1 लिख देते हैं। सॉलिड वाला तो खैर हमेशा हेट्रोजेनस ही होगा, और लिक्विड, प्योर लिक्विड के लिए आपको ध्यान रखनी है कि वो हेट्रोजेनस है। अब देखो क्वेश्चन इसका ना, ये जैसे आपसे कहा जाए कि फाइंड द प्योर सॉलिड और लिक्विड का मतलब क्या है। प्योर सॉलिड तो मैंने लिखा नहीं, सॉलिड लिखा है, तो सॉलिड तो कोई सा भी हो उसकी वैल्यू तो क्या मानेंगे आप, 1। अब प्योर लिक्विड का मतलब क्या होता है, जब एक सिंगल लिक्विड आप लेंगे तो उसका मतलब प्योर लिक्विड है, और दो लिक्विड को मिक्स कर दिया तो मिक्सचर हो गया। जैसे ओनली अल्कोहल है, तब तो उसे आप क्या कहेंगे, प्योर लिक्विड। लेकिन अल्कोहल के साथ में आपने वाटर को मिक्स कर दिया तो फिर वो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो फिर उसे आप प्योर लिक्विड नहीं मानेंगे। प्योर लिक्विड का मतलब सिंगल लिक्विड है, तो उसे हम प्योर लिक्विड मानेंगे। ठीक है, और आपने उसको दो लिक्विड को मिक्स कर दिया तो फिर वो प्योर नहीं माना जाएगा, फिर वो एक मिक्सचर अज्यूम किया जाएगा, मिक्सचर मानेंगे मतलब उसको। इसका क्वेश्चन देखिए आप, फाइंड द एक्टिव मास एक्वस सॉल्यूशन मतलब इम्प्योर लिक्विड। हाँ आप कह सकते हैं इम्प्योर लिक्विड का मतलब दो लिक्विड का मिक्सचर है। अब कोई से भी दो लिक्विड हो सकते हैं, वाटर अल्कोहल भी हो सकते हैं, अल्कोहल पेट्रोल कुछ भी हो सकता है ना, समझने के लिए है ना। Find the active mass of 5 gram of calcium carbonate present in 2 liter container.
बताओ इसका आंसर क्या आएगा भाई? कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, क्या होता है? तो उसका एक्टिव मास हम क्या लिखेंगे? तो आपको पता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट, आई थिंक सबको पता होगा कि ये सॉलिड होता है। तो जो सॉलिड होता है उसका एक्टिव मास आप क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। इसमें शायद ऑप्शन भी नहीं दे रखे। तो इसका एक्टिव मास को हम क्या लिखेंगे? 1, सिंस इट इज सॉलिड। ठीक है। अब कई स्टूडेंट ये कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है? ये क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा, ये आपको याद होना चाहिए ना। तो कुछ एग्जांपल्स तो मैंने लिखे हैं यहाँ पर ना, कि जो जनरली यूज होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। कैल्शियम कार्बोनेट का पूछ सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड का पूछा जा सकता है, NaCl वो भी एक सॉलिड होता है, ये सभी को पता है। बट फिर भी ये डाउट पूछते हैं स्टूडेंट ना कि हमें कैसे पता चलेगा कि NaCl सॉलिड होता है, हमने तो देखा ही नहीं आज तक NaCl। ऐसा भी पूछा जा चुका है मेरे से, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया कि NaCl सॉलिड होता है। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट सॉलिड होता है, सोडियम नाइट्राइट सॉलिड होता है। जो जनरल एग्जांपल्स हैं जो कॉमनली यूज होते हैं वो यहाँ लिखे हैं, बाकी तो ऐसे तो सॉलिड के एग्जांपल बहुत सारे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्टिव मास ऑफ 2 मोल ऑफ NaCl केप्ट इन 4 लीटर वेसल। आपको पूरी लैंग्वेज सेट करके देगा, वो पूरी डिजाइन बना देगा ताकि आप मोलैरिटी निकाल सको उसकी। लेकिन आपको जो है सिली मिस्टेक नहीं करनी है। आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि जो NaCl है वो सॉलिड है ना, ये क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा। कि आपको अपने आप दिमाग में आना चाहिए ना कि NaCl सॉलिड है और सॉलिड का एक्टिव मास पूछा है तो वो तो वैल्यू 1 आएगी। ये ध्यान रखें ना। आप यहाँ पर उसके मोलैरिटी की इक्वल नहीं कर दें, वो गलत हो जाएगा, ध्यान रखें। अरे आगे बात सबको समझ में है? तो कोई भी सॉलिड है या प्योर लिक्विड है तो उसका एक्टिव मास क्या होगा? 1 होगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को इसमें? बड़ा सिंपल, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है ना, ये वाला जो नेक्स्ट वाला है, ये बिगनर बॉक्स 1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो अब आपको सबको समझ में आ जाना चाहिए ना। नेक्स्ट, अदर नेम्स ऑफ एक्टिव मास। एक्टिव मास के कुछ नाम आपको दे रखे मॉड्यूल में ना, तो बड़े सिंपल सिंपल से नाम है, वो जबरदस्ती के नाम बना रखे हैं एक्स्ट्रा बस इसकी शो करने के लिए, बाकी इसका कोई यूज है नहीं ज्यादा। एक्टिव मास को हम क्या कह सकते हैं? जैसे इसमें लिखा है मोल पर लीटर होता है एक तो ना, सॉलिड लिक्विड गैस, ये सबके एक होंगे। क्या सबके एक होंगे बेटा? समझ में नहीं आया मुझे ये। मोल्स पर लीटर कहते हैं या हमके ग्राम मोल पर लीटर कहते हैं, मोल कहो या ग्राम मोल एक ही बात होती है ना। और मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि मोल को हम ग्राम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं ना। ग्राम मॉलिक्यूल कह दे तो भी मोल है, ग्राम आयन कहते हैं तो भी मोल होता है, और ग्राम एटम कहता है तो भी मोल होता है ना। तो एक्टिव मास को हम जनरली क्या मानते हैं? कंसेंट्रेशन मानते हैं ना। तो उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है मोल पर लीटर, ग्राम मोल पर लीटर या ग्राम मॉलिक्यूल पर लीटर। ठीक है। या फिर आप इसे लिख सकते हैं मोलारिटी। सब एक ही बात है ना, ये सब उसके अलग अलग नाम है। लिक्विड का भी एक्टिव मास 1 है। प्योर लिक्विड का एक्टिव मास 1 है बेटा। एक्वस सीधी स्टेट में लिखा हुआ है तो एक्वस वाला लिक्विड तो होता है, बट उसका एक्टिव मास 1 नहीं होगा, ध्यान रखना। एक्वस वाला लिक्विड है बट वो कौन सा? इम्प्योर लिक्विड है एक तरीके से हम कह सकते हैं ना। तो इसका एक्टिव मास एक्वस स्टेट में यदि कुछ लिखा है तो उसका एक्टिव मास नॉट इक्वल टू 1। वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको निकालना पड़ेगा। इसे आप मोलैरिटी कह सकते हैं, इसे आप कंसंट्रेशन कह सकते हैं, या आप इसे इफेक्टिव कंसंट्रेशन कह सकते हैं। 4 के बाद 5 आता है, हिंदी भूल जाते हैं। कंसंट्रेशन कह दो, इफेक्टिव कंसंट्रेशन कह दो ना, सब एक ही बात है ना। ये पार्शियल प्रेशर आप इसे कह सकते हो। वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप जज करेंगे कि कब एक्टिव मास पार्शियल प्रेशर होगा और कब एक्टिव मास कंसंट्रेशन होगा। ठीक है। एक्टिव क्वांटिटी लिखा है इसमें ना, ये बहुत सारे, मतलब आपको सिर्फ एक बार पढ़ने हैं ये तो आप समझ जाएंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना। इसको सिंबल की फॉर्म में आप लिख सकते हैं N/V, यानी मोल्स अपॉन वॉल्यूम, या इसे हम कह सकते हैं C जो कंसंट्रेशन का सिंबल लिखा जाता है, या आप इसे लिख सकते हैं मोलैरिटी M लिख सकते हैं, या फिर आप इसे जो है स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में लिखते हैं तो ये भी जो कंसंट्रेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। क्लियर सबको? ये सब एक ही बात है ना सारी, बस ये समझने के लिए है। हम देखो नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पर। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन गैस इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 76 mm ऑफ Hg। बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा? जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था उसकी बेसिस पर एक क्वेश्चन। जब हम एक्टिव मास को पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में लिखते हैं तो उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? कल हमने पढ़ा था।
बताओ इसमें से आंसर क्या आएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से कौन सा आंसर आएगा? जिसको कल वाला याद होगा, जिसने ध्यान से पढ़ा होगा, तो वो तो सही क्वेश्चन करेगा, और जिसको याद नहीं होगा, जिसने पढ़ा ही नहीं होगा घर जाके, वो गलत करेगा। प्रवीण जैन कल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था घर जाकर? मतलब घर पे तो खैर आप कोई सही, मतलब वापस से नोट्स को रिवाइज किया था नहीं किया? किया है जिसने ना। और एक तो सबके आंसर सही आ रहे हैं, आदित्य, आयुष, विकास कुमार, अंशिका, मोहम्मद, इनके सबके आंसर सही ना। तो जब भी हम एक्टिव मास को पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में लिखते हैं, तो द यूनिट ऑफ पार्शियल प्रेशर मस्ट बी एटमॉस्फेयर और बार। तो आपको क्वेश्चन में पार्शियल प्रेशर 76 mm ऑफ एचजी दे रखा है, तो आप इसे डायरेक्ट एक्टिव मास नहीं कह सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, इस पार्शियल प्रेशर की जो यूनिट है उसको एटमॉस्फेयर में चेंज करना पड़ेगा। और कन्वर्जन हमने कल पढ़े थे कि 1 atm इज इक्वल टू क्या होता है, 760 mm ऑफ एचडी। ठीक है, तो इसका मतलब 76 mm ऑफ एचडी को आप किसमें चेंज करेंगे, एटमॉस्फेयर में। तो कितना हो जाएगा ये, अरे भाई कितना हो गया, ये आ जाएगा 0.1 एटमॉस्फेयर। तो इसका मतलब जो एक्टिव मास है हाइड्रोजन गैस का वो क्या होगा, 0.1। तो ध्यान रखिए यूनिट का काफी ज्यादा ना प्रेशर के केस में। कंसंट्रेशन तो जनरली मोल्स पर लीटर में ही होता है, ठीक है, लेकिन पार्शियल प्रेशर में आपको प्रेशर में डेटा mm ऑफ एचडी में या हम कहें दूसरी बार या पास्कल में दे रखा हो, तो आपको उसको एटीएम या बार में चेंज करना है। ठीक है, अरे आगे बात सुन में। अब देखो यही मैंने आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए वापस एक और क्वेश्चन लिखा है। ये रिएक्शन लिखी है ना, ये क्वेश्चन में आपको दे रखी है और आपसे पूछा है कि इस क्वेश्चन में कि जो H2O है यहाँ पर, इस रिएक्शन में इसका एक्टिव मास को हम 1 ले सकते हैं या नहीं ले सकते। इन दिस रिएक्शन एक्टिव मास ऑफ H2O विल बी टेकन एज 1 और नॉट। तो आप पहले ये जज करो कि रिएक्शन जो है होमोजीनस है कि हेट्रोजीनस है, उसके बाद आप बताओ ना। देखो ये अलग ही दिमाग लगाया है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन H2O, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिख रही है श्रुति गुप्ता, इसलिए कहते हैं कि ध्यान से पढ़ना चाहिए ना। उसमें हमने एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराया था, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस कहाँ दिखना है आपको। ये रिएक्शन होमोजीनस या हेट्रोजीनस, ये कल एग्जांपल लिखाया था मैंने ना। दिस रिएक्शन विल बी इज द एग्जांपल ऑफ होमोजीनस इक्विलिब्रियम। और हमने पढ़ा है कि जो एक्टिव मास है वो लिक्विड का हम 1 तब लेते हैं जब रिएक्शन कैसी हो, हेट्रोजीनस हो। एक्टिव मास ऑफ H2O या हम कहें जो प्योर लिक्विड है, एक्टिव मास ऑफ प्योर लिक्विड इज टेकन एज 1 इन हेट्रोजीनस रिएक्शन। तो यहाँ पर ध्यान रखें, जब वो प्रोडक्ट बन रहा है या हम कहें जब ये रिएक्शन ही हेट्रोजीनस है, सॉरी होमोजीनस है, तो फिर हम यहाँ पर इसका एक्टिव मास 1 नहीं ले सकते। तो आंसर आएगा नो, नहीं ले सकते। ठीक है, रिएक्शन इज होमोजीनस, सो एक्टिव मास ऑफ H2O या हम कह सकते हैं प्योर लिक्विड कैन नॉट बी इक्वल टू 1। क्लियर है सबको? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। एक्टिव मास अपना कंप्लीट हो गया। वाटर पूरी प्योर नहीं होगा क्योंकि एस्टर डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन बन जाएगा। ऐसा नहीं होता बेटा, अपने जो क्वेश्चन में जो लिखा है उसके हिसाब से। ऐसे तो आप सोचेंगे तो हमेशा ही कोई रिएक्शन में प्योर हो ही नहीं सकता। रिएक्शन में जब एक रिएक्टेंट को दूसरे रिएक्टेंट के साथ मिक्स करेंगे तो मिक्स हो गया वो, तो फिर प्योर कैसे रहा। यदि ये कॉन्सेप्ट आप लगा देंगे तो फिर प्योर कभी होगा ही नहीं किसी भी रिएक्शन के अंदर कोई सब्सटेंस है। मोहम्मद कैफ, क्या किसी रिएक्शन में कोई प्योर हो सकता है? क्या किसी रिएक्शन में ओनली रिएक्टेंट या ओनली प्रोडक्ट हो सकता है? नहीं होगा। रिएक्शन में हमेशा क्या होगा, मिक्सचर रहेगा। मिक्सचर है तो फिर तो कोई प्योर होगा ही नहीं, फिर तुम कभी एक्टिव मास कभी बनेंगे ही नहीं है। देखो नेक्स्ट, लॉ ऑफ मास एक्शन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वैसे तो केमिकल काइनेटिक्स में। ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन होता है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, ये कौन सा है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जबकि रेट लॉ जो हमने पढ़ा था वो क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट था। वहां पर हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू रेट लॉ लिखते हैं, लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हम किसी रिएक्शन का रेट लॉ थ्योरेटिकली लिख सकते हैं। हेट्रोजीनस रिएक्शन में प्योर लिक्विड का 1 क्यों नहीं ले सकते? हेट्रोजीनस रिएक्शन में तो लेते हैं प्योर लिक्विड का 1, हेट्रोजीनस में तो लेते हैं। देखो गुलबर्ग और वागे ने दिया था, साइंटिस्ट का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हो रही है, जैसे हमने कहा ए प्लस बी, जैसे हमने वहां पर केमिकल काइनेटिक्स में हमने लिखा था ना, इस तरह की कोई रिएक्शन है
और इसके लिए हमको अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट लॉ लिखना है। तो आप क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज्ड टू द पावर इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, ये क्या था, लॉ ऑफ मास एक्शन। बट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हम कहते हैं कि पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म मे और मे नॉट बी सेम एज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो हमें यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन को ही पढ़ना है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि कंसंट्रेशन की वर्ड जगह जो यहाँ पर वर्ड यूज किया हुआ है वो एक्टिव मास है, क्योंकि कोई गैसियस रिएक्शन है तो फिर वहां पर हम एक्टिव मास को पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस मतलब रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू हमें कैसे पता लगेगी, तो जो भी क्वेश्चन में रिएक्शन दे रखी है उसको आप बैलेंस करेंगे तो आपको इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पता लग जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर रिएक्शन लिखी है ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, उसमें से ए और बी तो रिएक्टेंट है, सी और डी प्रोडक्ट है, M1 और M2 उसके M1 M2 N1 N2 उनके रेस्पेक्टिवली कोएफिशिएंट्स हैं। ठीक है, तो लेट द एक्टिव मास ऑफ ए बी सी एंड डी, इनको ब्रैकेट में लिख दिया तो मतलब उसका एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आगे लिखाएंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। जब हम किसी रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करेंगे तो वहां पर दो रिएक्शंस हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट का एक्सप्रेशन अलग लिख रहे हैं और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट का एक्सप्रेशन अलग लिख रहे हैं। ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं सब ना। यहाँ पर हम डायरेक्ट जो है कंसंट्रेशन टर्म की पावर को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल लिख रहे हैं और एक्सपेरिमेंटली करेंगे तो भी यही आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जितनी भी रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं उन सभी को हम क्या कंसीडर करके चलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। ऑल रिवर्सिबल रिएक्शंस आर कंसीडर्ड एज एलिमेंट्री रिएक्शंस। तो यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन से ऐसा नहीं है कि गलत एक्सप्रेशन आएगा, सही एक्सप्रेशन ही आएगा, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन माना जाता है और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए रेट लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखें या हम कहें थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन का लिखें या फिर हम एक्सपेरिमेंटल वाला रेट लॉ लिखें, दोनों एग्जैक्टली सेम आते हैं। ठीक है, यानी जो हम थ्योरेटिकल लिख रहे हैं और एक्सपेरिमेंट करके जब हम वैल्यू निकालते हैं तो हमें रिजल्ट बिल्कुल सेम मिलते हैं। तो हम कहते हैं कि फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन इज वैलिड। और रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हम जब फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट लिखेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन रेट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी ए इंटू बी और जो पावर है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ जाएगा। ए की कंसंट्रेशन का पावर आ जाएगा M1, बी की कंसंट्रेशन का पावर आ जाएगा M2। ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो RF इज इक्वल टू KF इंटू ए की पावर M1 बी की पावर M2। ठीक है, RF का जो सिंबल है उसका मीनिंग क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। RB जब हम लिखेंगे तो उसका मतलब है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब वापस से वही हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब हम बैकवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं तो बैकवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है कि C और D मिलकर A और B बना रहे हैं। तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट होंगे वो कौन से हो जाएंगे, C और D। तो बैकवर्ड रिएक्शन की रेट जो है वो C और D की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शन होगी और उस कंसंट्रेशन टर्म की पावर क्या आ जाएगी, उनका कोएफिशिएंट, C की पावर N1 और D की पावर N2। अब प्रोपोर्शनल के साइन हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो RF इज इक्वल टू KF इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर M1 concentration of B raised to the power M2 and RB means rate of backward reaction is equal to KB concentration of C raised to the power N1 into concentration of D raised to the power N2। KF और KB जो है दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट हैं, where KF and KB are forward and backward rate constant respectively। ठीक है, हम KF को क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, KB का मतलब रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। इतना हम ऑलरेडी केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ चुके थे। अब इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो क्या है, प्राइमरी कंडीशन, कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट बैकवर्ड रिएक्शन की रेट के इक्वल हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। तो RF इज इक्वल टू RB हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम स्टेट। तो RF की जो इक्वेशन है वो पुट कर दें, RB की जो इक्वेशन है वो हमने पुट कर दी। तो KF ये पूरा एक्सप्रेशन इसका, ये इसका एक्सप्रेशन, जो कांस्टेंट है उसको हमने एक साइड लिख दिया, जो कंसंट्रेशन है उसको हमने एक साइड लिख दिया। अब KF अपॉन KB, KF भी रेट कांस्टेंट है, KB भी रेट कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गया क्या खत्म यहाँ पर।
तो जो के ई क्यू है यहाँ पर वो क्या है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। और के ई क्यू का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू के एफ अपॉन के बी, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और हर कंसंट्रेशन टर्म की पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। तो ध्यान रखें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ बैक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। अरे क्लियर है सबको? हमें पता है कि जो रेट कांस्टेंट है, सॉरी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किस पर डिपेंड करता है, ओनली टेम्परेचर पे ना। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम ध्यान रखना है कि के इक्विलिब्रियम जो होता है वो केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, कैटलिस्ट पर भी डिपेंड नहीं करता। जबकि हमने पढ़ा था जो रेट कांस्टेंट होता है वो कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है, लेकिन ये नहीं करता। क्यों नहीं करता, आप इसको सोच सकते हैं ना, इसका रीजन आप खुद बता सकते हैं यदि आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है और समझा है तो अच्छे से। क्या जब हम किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में कैटलिस्ट को ऐड करेंगे तो क्या ओनली केएफ की वैल्यू चेंज होगी, या ओनली केबी की वैल्यू चेंज होगी, या दोनों की वैल्यू चेंज होगी? बताओ भाई। जब हम किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में कैटलिस्ट को ऐड करते हैं तो केएफ और केबी में से किसकी वैल्यू चेंज होगी, या दोनों की चेंज होगी? दोनों की चेंज होगी। तो हम कह रहे हैं कि किसी पॉजिटिव कैटलिस्ट को आपने रिवर्सिबल रिएक्शन में ऐड किया तो रिएक्शन की रेट जो है डबल हो गई, तो केएफ की वैल्यू डबल हो जाएगी, तो केबी की वैल्यू भी डबल हो जाएगी। तो जो रेशो है वो तो क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। इसलिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कैटलिस्ट पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड, दोनों ही करते हैं, दोनों। रेट कांस्टेंट भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये ध्यान रखें। जैसे रेट कांस्टेंट स्टोइकियोमेट्री पर डिपेंड किया था, हमने लास्ट में क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चन के अंदर ना, वैसे ही जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो भी स्टोइकियोमेट्री पर डिपेंड करता है। इसे हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी तो आप इतना ध्यान रखें, लिखा हुआ है रिमेंबर, तो ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखें कि इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। जब हमने किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के स्लोएस्ट स्टेप से रेट लो लिखा था, और जब स्लोएस्ट स्टेप में इंटरमीडिएट था, तो हमने इस एक्सप्रेशन को यूज किया था, आपको याद होगा सभी को ना। जब किसी स्लोएस्ट स्टेप के मैकेनिज्म में स्लोएस्ट स्टेप के अंदर इंटरमीडिएट आता है तो हमें उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है यूजिंग रिवर्सिबल फास्ट स्टेप। अरे अभी याद है ना, अभी तो सबको, अभी तो कुछ दिन ही हुए हैं, तो याद होना चाहिए सबको ना कि वहां पर भी हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखा था। अब देखो, हमें पता है कि हम एक्टिव मास को कंसंट्रेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो उसी के बेसिस पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसके भी दो फॉर्म है, एक होता है केसी और एक होता है केपी। केसी में जो सी है उसका मतलब है कंसंट्रेशन, केपी में जो पी है उसका मतलब है प्रेशर। तो जब हम के इक्विलिब्रियम को कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे जब हम एक्टिव मास को कंसंट्रेशन मानते हैं तो वहां पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसका नाम हो जाएगा केसी। और जब हम एक्टिव मास को पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में लिख रहे हैं तो उस केस में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कहलाएगा केपी। तो केसी का नाम हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, केपी का मतलब हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अब आप देखो इस रिएक्शन को, जनरल हमने रिएक्शन लिखी है M1A plus M2B gives N1C plus N2D। M1 M2 N1 N2 जो है उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं। इस रिएक्शन के लिए आप केपी और केसी दोनों का एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने केसी का एक्सप्रेशन लिखा, तो आप एक्टिव मास को कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे, तो केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और हर कंसंट्रेशन टर्म की पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल। जब हम केपी लिखेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और हर पार्शियल प्रेशर की जो पावर है वो आ जाएगी उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल। यहाँ पर जो एक्टिव मास है पहले वाले में केसी में, उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, मोल्स पर लीटर। जब हम केपी में एक्टिव मास लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, एटमॉस्फेयर। ये ध्यान रखें ना, क्वेश्चन में आपको सी डी ए बी के पार्शियल प्रेशर यदि mm ऑफ एचडी में गिवन है तो उसको आपको एटमॉस्फेयर में चेंज करके फिर केपी के एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, तो वैल्यू आंसर जो आपका आएगा वो सही आएगा। आपको क्वेश्चन के अंदर सी डी ए और बी के जो पार्शियल प्रेशर है यदि mm ऑफ एचडी में गिवन है और आपको केपी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप उनको डायरेक्ट जो है उसमें पुट नहीं करें, आप उनको पहले एटमॉस्फेयर में चेंज करेंगे, उसके बाद आएगा, ठीक है। हाँ, एटमॉस्फेयर और बार का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, 1 atm इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 बार।
ठीक है, वो आपको यहाँ पर इतना ज्यादा एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करवाता ना कोई भी। तो एटमोस्फेयर लिखे या बार लिखे वो एक ही बात है ना, यहाँ पर आप एटीएम और बार भी लिख सकते हैं ना, एटीएम और बार। ठीक है, अब जैसे देखो और क्या चीज लिखी है यहाँ पर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है हमें पता ही है, पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। हाउ द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इज कैलकुलेटेड। तो मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उस कंपोनेंट की इंडिविजुअल मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये ध्यान रखें, पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में हम एक्सप्रेशन को तभी लिखेंगे जब वो रिएक्शन गैस वाली हो, गैसियस रिएक्शन। यदि किसी रिएक्शन में एक्वस आ रहा है तो फिर हम उसके एक्टिव मास को क्या पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या। और अभी इतना तो समझ में आता है ना कि एक्वस का प्रेशर नहीं लिखेंगे, एक्वस का क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन। तो उसमें वहां पर आप कैसे लिखेंगे। लेकिन यदि कोई गैसियस रिएक्शन है तो वहां पर आप कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं और प्रेशर भी लिख सकते हैं, दोनों चलेंगे वहां। ठीक है, अब देखो इसमें एक बात और यहाँ पर, जैसे हमने कल ये ग्राफ पढ़ा था, ध्यान से सुनना इस बात को भी। कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में मैं ग्राफ बना रहा हूँ। तो कोई सपोज रिएक्शन में लिखी है ए से बी बन रहा है, ए गैस है बी भी गैस है सपोज। अब हम कहें कि हमें पता है कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी तो रिएक्टेंट ए की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती जाएगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी एंड आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम कांस्टेंट। सिमिलरली बी जो है प्रोडक्ट है, बी की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती जाएगी, विद टाइम इंक्रीज होगी एंड आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम कांस्टेंट। और जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी तब हम क्या कहेंगे कि उस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। इतना हम कल पढ़ चुके हैं। अब हम कह रहे हैं यहाँ पर हम इस रिएक्शन के लिए, जो रिएक्शन मैंने लिखी है इधर साइड में ए से बी वाली, इस रिएक्शन के लिए मैंने सपोज केसी लिखा, तो आप क्या लिखेंगे, केसी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। कोफिशिएंट वन है मतलब पावर वन है। अब मैं यहाँ पर बी और ए की कौन सी कंसंट्रेशन लिखूं, यहाँ तो बहुत सारी कंसंट्रेशन अवेलेबल है भाई। आप देखो ए और बी की कंसंट्रेशन पहले तो चेंज हो रही है ना कंटिन्यूअसली, आफ्टर इक्विलिब्रियम क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो मुझे यहाँ पर जो कंसंट्रेशन लिखनी है वो इक्विलिब्रियम वाली लिखनी चाहिए या कोई सी भी मैं लिख सकता हूँ। हर समय जो इनका कंसंट्रेशन का रेशियो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही कहलाएगा या नहीं होगा। कंसंट्रेशन हमें कौन सी लिखनी चाहिए, यहाँ पर केसी के एक्सप्रेशन में इक्विलिब्रियम वाली लिखनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जब हम केसी या केपी निकाल रहे हैं, यानी जब हम किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो हम तभी कैलकुलेट करेंगे जब उस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव हो गया होगा। तो यहाँ पर जो हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन पुट करते हैं या केपी के एक्सप्रेशन में जो हम पार्शियल प्रेशर पुट करते हैं, ये सभी इक्विलिब्रियम पर जो है वो पुट करते हैं ना, क्योंकि पहले तो वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है ना, ए और बी की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, यहाँ के ए और बी का पार्शियल प्रेशर बिफोर अचीविंग इक्विलिब्रियम कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा। तो जब उनकी कंसंट्रेशन और प्रेशर कांस्टेंट हो जाते हैं, इसका मतलब वहां पर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। तो जब वो कांस्टेंट वाला जो डेटा आया है वो हमें यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें आप कंफ्यूजन नहीं हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पर ना, हियर कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर जो भी है, कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी सी एंड डी आर टेकन एट इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, जब भी ए बी सी और डी के जो हम पार्शियल प्रेशर या कंसंट्रेशन लिख रहे हैं वो कौन सी स्टेट पर आपको लेना है, इक्विलिब्रियम स्टेट पर लेना है, ये ध्यान रखें। ये हम आगे पढ़ेंगे कि हम जब किसी भी टाइम पर रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर कंसंट्रेशन लेते हैं तो उस केस में फिर वो उसका नाम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है ना, फिर वो उसका नाम अलग है। उसका नाम क्या होता है, किसी को तो याद होगा भी। यदि हम इसमें इस वाली यहाँ पर इस वाली कंडीशन में बी और ए की कंसंट्रेशन का रेशियो निकालें तो फिर नाम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं होता, फिर नाम कुछ और होता है। उसे हम कहते हैं रिएक्शन कोशिएंट। वो हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, 3-4 क्लास बाद आएगा। तो फिर मैं वहां पर आपसे पूछूंगा वापस से जो मैंने आज पढ़ाया है, फिर पता लग जाएगा कि किसको कितना याद रहता है। ठीक है, उसका नाम क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शन कोशिएंट एंड व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। तो फिर वहां पर हम लिखेंगे क्यूसी और क्यूपी लिखेंगे। ठीक है, तो अभी हम उसको डिस्कस नहीं करें, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बस आप ये ध्यान रखें कि केसी और केपी के एक्सप्रेशन में जो भी डेटा हम लिखते हैं कंसंट्रेशन और प्रेशर का,
वो सभी इक्विलिब्रियम स्टेट वाला डेटा लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ केपी एंड केसी फॉर डिफरेंट रिएक्शंस। आपको क्वेश्चन में कोई रिएक्शन दे रखी होगी और आपको उस रिएक्शन के लिए केपी और केसी का एक्सप्रेशन लिखना रहेगा, तो फिर आप उसे कैसे लिखते हैं? तो अभी हमने लिखने का मेथड वैसे पढ़ लिया है कि जब हम केसी लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज्ड टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, जैसे आपसे कहा जाए सपोज आपको मैं रिएक्शन यहाँ लिख रहा हूँ, आप अपनी नोटबुक में जो है वहां पर इनका एक्सप्रेशन लिखेंगे केपी और केसी का ना, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। ये रिएक्शन आपको दे रखी है, इस रिएक्शन के लिए आपको केसी का एक्सप्रेशन लिखना है और केपी का एक्सप्रेशन भी लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे, केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम उसकी पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ I2 एट इक्विलिब्रियम और पावर क्या रहेगी 1। अरे बात आ रही है सबको समझ में? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो पावर 1। केपी लिखेंगे तो इन सभी का क्या लिखेंगे, प्रेशर। तो हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम की पावर 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम पावर 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन एट इक्विलिब्रियम पावर 1। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को? जो गैस होती है उसके लिए हम एक्टिव मास को कंसंट्रेशन और प्रेशर दोनों की टर्म्स में लिख सकते हैं। इतना क्लियर है सबको? एक मिनट, तो यहाँ ध्यान रखिए हमें ब्रैकेट में जैसे कई बार क्वेश्चन में EQ लिखा होता है यहाँ पर ना, तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होना। ये EQ का मतलब क्या होता है, जैसे बेसिक एक्सप्रेशन में तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ना ताकि आपको याद ही रहेगी। तो C, D, A और B सबकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या लेते हैं हम, इक्विलिब्रियम वाली लेते हैं ना। ये समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे हमेशा, बार बार मैं नहीं लिखूंगा इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में। लेकिन ध्यान रखें कि केपी और केसी के एक्सप्रेशन में जो भी कंसंट्रेशन और प्रेशर्स लिखे जाते हैं वो सभी इक्विलिब्रियम वाले लिखे जाते हैं। तो कहीं किसी क्वेश्चन के एक्सप्रेशन में से E या EQ लिखा हो सकता है कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर के सब स्क्रिप्ट में, तो आप उससे कंफ्यूज ना हो। अब देखो नेक्स्ट, हम कहें सपोज कोई रिएक्शन आपको दे रखी है, PCl5 से बन रहा है PCl3 प्लस Cl2। ये सिर्फ मैं प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स में इस एक्सप्रेशन का यूज होगा। क्योंकि आपको अगर एक्सप्रेशन ही लिखना नहीं आएगा तो फिर आप इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे केपी और केसी का? तो केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 एट इक्विलिब्रियम पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम पावर 1। ठीक है, केपी आप लिखेंगे तो पार्शियल प्रेशर लिख देंगे सबका ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 एट इक्विलिब्रियम पावर 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम पावर 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 पावर 1 इक्विलिब्रियम। ठीक है, वीडियो शो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। यहाँ पर मेरी ग्रीन सिंबल आता है यदि वीडियो शो होता है तो, और मेरा फेस नहीं दिख रहा। आप क्या कहना चाहते हो? फेस भी दिख रहा है, रोन का है। देखो थर्ड वाली रिएक्शन में आपको लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में होता है और CO2 गैस। अब इस रिएक्शन के लिए आपको केसी और केपी का एक्सप्रेशन लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे बताओ? तो इसमें आप क्या लिखोगे, हमें पता है कि किसी सॉलिड का हेट्रोजेनस रिएक्शन के अंदर जो एक्टिव मास होता है वो क्या होता है 1। तो हम यहाँ पर गैस का तो नहीं होता, तो केसी इज इक्वल टू लिखेंगे आप CO2 की कंसंट्रेशन इनटू, अब ये कैल्शियम ऑक्साइड का जो एक्टिव मास है वो चाहे 1 है, तो आप इसे चाहे लिखो मत लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। तो हम क्या लिख सकते हैं कि केसी का एक्सप्रेशन इस रिएक्शन के लिए क्या होगा, ओनली इस तरीके से आप लिखेंगे CO2 की कंसंट्रेशन, बस इतना सा हो गया। इसी रिएक्शन के लिए आप केपी का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो आप क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, बाकी जो है यहाँ पर उनका एक्टिव मास क्या है 1, तो इस रिएक्शन के लिए आप केपी का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ओनली क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अरे आगे की बात समझ में वही। तो किसी हेट्रोजेनस रिएक्शन में यदि आपका कोई सॉलिड आ जाता है तो उसके एक्टिव मास को आप क्या मानेंगे 1, तो उसे आपको फिर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सॉलिड है तो इनके एक्टिव मास को आप क्या मानते हैं 1 लिखते हैं। यहां तक कोई डाउट किसी को तो होता है? फोर्थ वाला तो इसमें नेक्स्ट एग्जांपल आप क्या लिख सकते हैं, सब एग्जांपल इसी तरीके से 3Fe सॉलिड प्लस 4H2O गैस, Fe3O4 सॉलिड प्लस 4H2।
इस वाली रिएक्शन के लिए बताओ आप लिखें ना केसी और केपी का एक्सप्रेशन, तो क्या होगा बताओ। वन वन देखो यहाँ पर जो सॉलिड है उसका एक्टिव मास क्या हो जाएगा 1, इसका भी एक्टिव मास होगा 1। ध्यान रखना है आपको रिएक्शन में ना, जल्दी जल्दी में आप नोटिस करना भूल जाएं कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा गैस है, कौन सा ना। तो जो सॉलिड है उसे आप उनके रिप्रेजेंटेशन में नहीं लिखेंगे। तो केसी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, H2 की कंसंट्रेशन की पावर 4 और H2O की कंसंट्रेशन की पावर 4। ठीक है, और क्या हो गया इधर, प्रेशर लिख देंगे इधर, प्रेशर ऑफ H2 की पावर 4 और प्रेशर ऑफ H2O एट इक्विलिब्रियम पावर 4। ठीक है, इन चारों रिएक्शंस के एक्सप्रेशन में कोई डाउट किसी को केपी और केसी में से? ठीक है, कोई सॉलिड लिक्विड आ जाए तो भी आप उसका एक्टिव मास पे क्या मानेंगे 1। यहाँ दोनों एग्जांपल में सॉलिड के लिख दिए। सपोज यहाँ पर आयरन लिक्विड में होता तो भी सेम ही एक्सप्रेशन रहेगा ना। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट रिलेशन। अच्छा, सो क्वेश्चन है पहला। अब इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पढ़ो भाई सब। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है यहाँ पर, N2 plus 3H2 gives 2NH3 reaction दे रखी है आपको रिवर्सिबल। If moles of N2, H2 and NH3 are equilibrium 2, 1 and 2 respectively and total equilibrium pressure 10 atmosphere, then find Kp of reaction। तो हम इस रिएक्शन के लिए Kp का एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो। अभी ना, अभी हमने सिखा ही कैसे लिखते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, Kp इज पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम उसका स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 उसका क्यूब। ठीक है, ये इसका हमने एक्सप्रेशन लिख दिया। अब हमें पार्शियल प्रेशर की वैल्यू लिखनी है। तो पार्शियल प्रेशर आपको क्वेश्चन डायरेक्ट तो दे नहीं रखा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट कैसे करते हैं, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। तो आपको यहाँ पर N2 का पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो आप क्या करेंगे, N2 का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे N2 का, तो N2 के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। अरे भाई आ रहा है ना सबको समझ में, बड़ा सिंपल सा है ये। N2 के मोल कितने, 2, टोटल मोल्स कितने हो गए 2 + 1 + 2 कितना देंगे 5। टोटल प्रेशर कितना रखा है 10 एटमॉस्फेयर। ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन पे बात कर रहा है, तो आपको उसमें कुछ कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो Kp की वैल्यू 2 थोड़ी आ रही है बेटा, आपने गलत कर दिया। इसकी वैल्यू आ रही है 4 एटमॉस्फेयर। प्रेशर ऑफ H2 आप निकालेंगे तो आप इसकी मोल्स देखिए 1, टोटल मोल्स 5 हैं, टोटल प्रेशर 10 है, तो ये आ गया 2 एटमॉस्फेयर। और पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया आपको निकालना है, तो वो भी सेम, टोटल मोल्स 2 है, टोटल मोल्स 5 है इनटू 10, तो कितना आ जाएगा 4 एटमॉस्फेयर। ये तो सबके आगे पार्शियल प्रेशर आ जाए। अब आपको इन सभी पार्शियल प्रेशर को इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो आप ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया कितना है 4 का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना है 4 और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कितना है 2 का क्यूब। ठीक है, H2 का 3 है, कहाँ H2 का 3 है, जिक्रा फातिमा कहाँ, मुझे तो नहीं दिख रहा 3। N2 का H2 का 212 दे रखे ना मोल। प्रवीण जैन का आंसर फिर गलत आया है। प्रवीण जैन, इतनी क्या जल्दबाजी तुम करते हो, देखो 4/8 हो जाएगा ये, तो क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। और यूनिट आप निकालोगे तो कैसे निकालेंगे, इस Kp की यूनिट क्या आएगी, देखो क्या यूनिट एटमॉस्फेयर आ जाएगी क्या इसकी, इसका Kc निकाल सकते हैं। Kc नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें टेम्परेचर नहीं दे रखा ना, और क्वेश्चन में Kp लिखा है तो हम Kp निकालेंगे ना, जो पूछा ही नहीं तो निकालेंगे। देखो यूनिट क्या लिखेंगे आप, इसमें आप लिखोगे प्रेशर लिखा हमें, तो यहाँ लिखोगे एटमॉस्फेयर का स्क्वायर और नीचे जो एटीएम इनटू एटीएम का क्यूब, तो आप क्या लिखोगे एटमॉस्फेयर की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पर चला जाएगा एटीएम की पावर -2। ठीक है, ये क्वेश्चन सबको आगे समझ बेटा। ये इसका आंसर यहाँ लिखा है 0.5 एटीएम -2। H2 के क्यूब को कंसिडर ही नहीं किया। तो मैं इतनी देर से कह रहा हूँ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको पावर में पुट करना है। ऐसी सिली मिस्टेक आप करते हैं तो फिर आपको बहुत बड़ा
नुकसान उठाना पड़ेगा एग्जाम के अंदर ना, क्योंकि ये तो नेगेटिव हो जाएगा, इतना इजी क्वेश्चन नहीं। कई स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं ना, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को नहीं लिखते, या रिएक्शन क्वेश्चन में हो सकता है कि बैलेंस करके नहीं दे रखी हो और आपने डायरेक्ट ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया बिना बैलेंस किए, तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पता नहीं लग गया तो एक्सप्रेशन से आंसर गलत ही आएगा फिर आपके क्वेश्चन। क्लियर है सबको? इस क्वेश्चन में कोई डाउट? अरे भाई इसमें केसी कैसे निकालोगे मुझे बताओ, आप पूछने के पहले कुछ सोचा खुद भी तो करो। केसी निकालने के लिए आपको कंसंट्रेशन लिखनी पड़ेगी, इससे कंसंट्रेशन निकाल सकते हो क्या आप? केवल मोल से कंसंट्रेशन निकाली जा सकती है। कंसंट्रेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मोल अपॉन वॉल्यूम करना पड़ेगा। वॉल्यूम दे रखा है क्या इसमें? नहीं दे रखा। वॉल्यूम निकालने के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाते हैं, लेकिन टी नहीं दे रखा तो बी नहीं निकल सकता। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आप खुद भी सोच सकते हैं ना। यूनिट कैसे निकाली? यूनिट देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पर, केपी यूनिट हमने कैसे निकाली? पार्शियल प्रेशर का एक्सप्रेशन लिखा हमने ना ये, तो पार्शियल प्रेशर की जो यूनिट है वो क्या? एटीएम। ऊपर जाएगा एटीएम का स्क्वायर, नीचे क्या होगा? एटीएम इंटू एटीएम का क्यूब, तो इसका मतलब एटीएम की पावर 4। ये ऊपर जाएगा तो 2 माइनस 4 करते हैं तो क्या आएगा? माइनस। क्लियर है सबको यहाँ तक? चलें अब आगे। नेक्स्ट, अब देखो ये तो हो गया ना, क्या हो गया? नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन द केपी एंड केसी। किसी एक ही रिएक्शन के लिए आपको केपी और केसी निकालना है और वो रिएक्शन गैसेस है और इसके अकॉर्डिंग डेटा भी क्वेश्चन में दे रखा है, तो आप उसके लिए केपी और केसी के बीच में क्या रिलेशन है? तो यहाँ देखा है, कंसिडर अ रिवर्सिबल होमोजेनस केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन M1A plus M2B gives N1C plus N2D। ए बी रिएक्टेंट है, सीओडी प्रोडक्ट है, M1 M2 N1 N2 उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। केपी और केसी का एक्सप्रेशन भी हमने लिखना सीखा ही, सही ने इतनी सारे रिएक्शन लिखा अलग अलग ना। तो केसी का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और हर कंसंट्रेशन टर्म की पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की इक्वल। केपी के एक्सप्रेशन में आप लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और हर पार्शियल प्रेशर की पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल। ठीक है, बंद हो जाना है। अब इसके आगे क्या है यहाँ पर? अब आइडियल गैस की इक्वेशन क्या है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। इसे आप क्या लिख सकते हैं? पी इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी लिख सकते हैं। एन अपॉन वी को क्या लिखा जा सकता है? कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, और हमें पता है कि जो मोलर कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्टिव मास। तो पी इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी, तो एन अपॉन वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एक्टिव मास या फिर मोलर कंसंट्रेशन। पीवी इक्वल टू एनआरटी में पी वी एन आर और टी क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो यहाँ लिखा हुआ है ना। पी का मतलब क्या होता है? प्रेशर इन एटीएम। वी का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम इन लीटर। ये सब हम ऑलरेडी मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं ना। और एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। आर क्या होता है? गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 3 वैल्यूज होती है जो हम मेनली पढ़ते हैं। एक होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, और क्या हो सकती है? 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। और एक तीसरी वैल्यू जो है यहाँ पर वो है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन। ये तीनों ही आर की वैल्यू है। अब कब कौन सी वैल्यू यूज करनी है? तो हमने केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर जब पढ़ा था तो आपने देखा होगा जहां भी हम आर लिखा था वहां पर साथ में क्या आ रही थी? एक्टिवेशन एनर्जी आ रही थी, K इक्वल टू A इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, आरएनएस इक्वेशन। तो हमने कहा था कि आर की हमें वो वैल्यू यूज करनी है जो यूनिट आपको एक्टिवेशन एनर्जी की यूज की हुई है। एक्टिवेशन एनर्जी को जूल में लिखा है तो हम आर की वैल्यू लिखेंगे 8.314 जूल पर मोल केल्विन। एक्टिवेशन एनर्जी को वहां पर हमने कहा कैलोरी में फाइंड आउट करना है या कैलोरी में वैल्यू गिवन है, तो हम आर की वैल्यू लिखेंगे 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। बट यहाँ पर केपी इक्वल टू जब हम फॉर्मूला यहाँ पर जब लगाएंगे तो वहां पर एनर्जी नहीं है यहाँ पर कोई भी, तो हम एनर्जी की यूनिट वाला वैल्यू यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर हम कौन सी वैल्यू यूज करेंगे? आर की इस चैप्टर में पूरे में ही कौन सी वैल्यू यूज करेंगे? 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन। एक जगह ये वाली वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, हम आगे पढ़ेंगे कहाँ यूज करनी है ना। तो यहाँ पर अभी जो हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे उसमें ये वाली वैल्यू यूज करेंगे ना। कौन सी? ये ब्लू कलर से लिख रखी है, और टी जो टेम्परेचर केल्विन में पुट करना है। आर इक्वल टू 0.0821 होता है। ठीक है, इसे आप शॉर्ट में इजी कैलकुलेशन के लिए क्या लिखा जा सकता है? 0.0821 को आप अप्रोक्स क्या लिख सकते हैं? 1/12 लिख सकते हैं ना कैलकुलेशन में। ये पढ़ा बताया होगा शायद मैंने पहले भी। आर जो 0.0821 है उसे आप कैलकुलेशन को इजी करने के लिए या जल्दी करने के लिए क्या लिख सकते हैं? हम उसे 1/12 लिख सकते हैं। तो आर की वैल्यू जो है वो अप्रोक्स
1/12 है, 1/12 आप करोगे सॉल्व तो वो अप्रॉक्स 0.0821 के इक्वल आता है, मैं बता चुका हूँ, अच्छी बात है। अब देखो आगे यहाँ पर पार्शियल प्रेशर को हमने लिखेंगे अब P इक्वल टू N/B/RT। देखो इधर लिखा हमने ए का पार्शियल प्रेशर मैंने लिखा, तो मैं उससे क्या लिखना पड़ेगा, ए की कंसंट्रेशन इनटू RT। ये तो आगे ना सबको समझ में, P इक्वल टू N/RT को हमने क्या लिख दिया, P इक्वल टू CRT लिख दिया हमने एक तरीके से। C का मतलब क्या, कंसंट्रेशन। तो मैंने कहा ए का पार्शियल प्रेशर में लिखूं तो ए का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू ए की कंसंट्रेशन इनटू RT। बी का पार्शियल प्रेशर लिखूंगा तो बी की कंसंट्रेशन इनटू RT। ठीक है, इस तरीके से आप सभी के पार्शियल प्रेशर को कंसंट्रेशन की टर्म्स में लिख रहे हैं, CRT, PD इक्वल टू DRT, इस तरीके से। आगे बात सुनिए, अब इन सभी को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस KP के एक्सप्रेशन में। तो नेक्स्ट स्लाइड में ये कर रखा है ना, ये सब लिख दिया मैंने, पहले ही लिख दिया ना। पुट ऑल दीज वैल्यूज इन KP एक्सप्रेशन। तो नया एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, अब देखो KP का एक्सप्रेशन पहले वाला क्या था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, P C की पावर N1, PD की पावर N2 अपॉन PA की पावर M1, PB की पावर M2। ये था उसका एक्सप्रेशन ना। तो इस एक्सप्रेशन में आपने C, D, A और B की वैल्यूज पुट कर दी सारी ना। तो यहाँ पर लिख दिया C की कंसंट्रेशन, जैसे आपने लिखा ना PC और उसकी पावर N1 है, इसका मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन C और RT, इस पूरे की पावर चाहिए N1। तो इसे हम अलग अलग सॉल्व करके लिख सकते हैं, मतलब ना C की पावर N1 और RT की पावर N1। तो ऐसे मैंने इसको यहाँ लिखा हुआ है ना कि कंसंट्रेशन C की पावर N1 और RT की पावर N1। ठीक है, फिर ऐसे ही आप लिखेंगे D की कंसंट्रेशन इंटू RT और दोनों की पावर N2, फिर A की कंसंट्रेशन इंटू RT पावर M1, B की कंसंट्रेशन इंटू RT पावर M2। तो जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो सब एक साथ, और जितनी भी RT वाली टर्म्स हैं वो एक साथ। अब आप देखो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये कंसंट्रेशन टर्म्स वाला, ये एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन Kc। और ये RT इधर लिखा है, तो ये N1m प्लस N2 तो ऊपर हो गया, बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगी पावर। तो KP इक्वल टू KC इंटू RT की पावर N1 प्लस N2 माइनस M1 प्लस M2। इसको आपने चेंज करके जो ये ऊपर वाला जो पावर में आया है RT की पावर में, इसको हमने क्या लिख दिया, डेल्टा NG। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, KP इक्वल टू KC इंटू RT की पावर डेल्टा। तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए ना, KP इक्वल टू KC इंटू RT की पावर डेल्टा NG। और यहाँ डेल्टा NG क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये N1 प्लस N2 माइनस M1 प्लस M2। इसे हम थ्योरेटिकल लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ठीक है, जो रिएक्शन हमारी थी वो क्या थी कि M1A प्लस M2B गिव्स N1C प्लस N2D, ये रिएक्शन हमने लिखी है ना। और ये सब क्या गैस वाले हैं, और हमें ध्यान रखना है कि जो रिएक्शन है उसमें गैस वाले जो कोफिशिएंट है उसी को कंसीडर करना है ना। ये जी जो है आपको हमेशा ये याद दिलाता रहेगा कि आपको डेल्टा NG में केवल गैस वाले कंपोनेंट्स को ही कंसीडर करना है, ये ध्यान रखें ना। तो डेल्टा NG में जो N है वो तो नंबर ऑफ मोल्स बता रहा है, और G का मतलब गैस है। तो हम कह सकते हैं डेल्टा NG सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। तो गैसियस प्रोडक्ट का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, N1 प्लस N2, और गैसियस रिएक्टेंट का जो कोफिशिएंट आया वो क्या है, M1 प्लस N2। ठीक है, तो ये क्या होता है, डेल्टा NG होता है। अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि डेल्टा NG कैसे निकालते हैं, ये भी आगे क्वेश्चंस में आएगा। जो फॉर्मूला लर्न करना है वो ये याद रखना है। यहाँ पर इस फॉर्मूले में जो R है उसकी वैल्यू को आप क्या पुट करेंगे, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन। और कहीं पर आपको कैलकुलेशन टफ लगे तो आप इसे अप्रोक्सीमेट क्या पुट कर सकते हैं, 1/12 पुट कर सकते हैं। और T जो है वो ध्यान रखिए, इस फॉर्मूले में हमेशा आपको केल्विन में पुट करना है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, ये डेरिवेशन वैसे कुछ काम का नहीं है, रिलेशन आपको डायरेक्ट याद रखना है ना। तो इस स्लाइड में ठीक है, ये आपको मेन याद रखना है। और ठीक है, ये आपको जो लास्ट में जो फॉर्मूला है मेन वो आपको याद रखना है। और इसमें R क्या होता है, T क्या होता है, ये ध्यान रखना है। KP और KC पढ़ चुके हैं क्या होता है ना। और डेल्टा NG सबसे इंपॉर्टेंट, डेल्टा NG का मतलब क्या है, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। या हम कहते हैं सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट।
कोई भी रिएक्शन है उसको बैलेंस जरूर कर लें, तभी आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू पता लगेगी। ये आपको लर्न करना है, फॉर्मूला रिमेंबर आ गया ये ना। नेक्स्ट, अब इसमें केस है यहाँ पर 3 केसेस में अराइज। अब डेल्टा एनजे की वैल्यू जो है वो 0, नेगेटिव और पॉजिटिव तीनों पॉसिबल है, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर 3 केसेस हो सकते हैं। तो पहला केस है व्हेन डेल्टा एनजी इक्वल टू 0। तो आप देखो जो रिएक्शन दे रखी है, एग्जांपल देखो अपना N2 प्लस O2 गैस 2NO और H2 गैस प्लस I2 गैस 2H5। हमने कहा डेल्टा एनजी का मतलब क्या होता है, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, कितना आया 2, सम माइनस सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, यानी 1 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 2 आ गया, कितना हो जाएगा 0। ऐसे आप सेम इस रिएक्शन में करोगे तो डेल्टा एनजी इक्वल टू 2 माइनस यानी सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, अगेन क्या आ जाएगा 0। अब जो फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूला क्या कहता है, Kp इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या आ सकती है, 0 आ सकती है जब रिएक्टेंट के मोल और प्रोडक्ट के मोल बराबर हो, गैस वाली बराबर है, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। किसी की भी पावर 0 हो तो वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो Kp इक्वल टू Kc RT की पावर 0, तो हमें कह सकते हैं कि Kp इक्वल टू Kc इंटू 1। इसका मतलब क्या हो गया, Kp इक्वल टू Kc। तो किसी रिएक्शन में Kp और Kc कब इक्वल होंगे, जब उस रिएक्शन में डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 हो। ठीक है, तो रिएक्शंस हैविंग डेल्टा एनजी इक्वल टू 0 हैव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल whether it is Kc और Kp। देखो नेक्स्ट केस, व्हेन डेल्टा एनजी इक्वल टू पॉजिटिव। तो आप रिएक्शन देखो उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट डेल्टा एनजी की वैल्यू बता सकते हो ना। डेल्टा एनजी का मतलब क्या है, मोल ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। तो 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 1, यानी प्लस 1 है तो पॉजिटिव वैल्यू है। यहाँ पर आप करेंगे तो डेल्टा एनजी की वैल्यू 4 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों तरफ जो है वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो हम कहें Kp इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा एनजी, उसमें हमने पॉजिटिव वैल्यू पुट करी है। तो किसी भी पॉजिटिव पावर लगाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, एक से ज्यादा ही आएगी। इसका मतलब जब हम कंपेयर करेंगे Kp और Kc की वैल्यू को, तो Kp की वैल्यू Kc से ज्यादा आएगी। आगे की बात समझ में, ये यहां तक सबको क्लियर है ये। जब डेल्टा एनजी इक्वल टू 0 हो तो Kp इक्वल टू Kc होगा, और जब डेल्टा एनजी मोर देन 0 है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, तो उस केस में Kp ग्रेटर देन Kc। नेक्स्ट केस, व्हेन डेल्टा एनजी इक्वल टू नेगेटिव। तो डेल्टा एनजी की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो जब किसी की पावर माइनस में जाएगी तो मतलब वैल्यू 1 से कम हो गई, इसका मतलब Kp लेस देन Kc हो जाएगा। ठीक है, व्हेन डेल्टा एनजी नेगेटिव तो Kp लेस देन Kc, और इसका एग्जांपल ये लिखे हुए हैं ना रिएक्शंस, तो आप इसमें यहाँ पर निकाल सकते हो वैल्यू ना। डेल्टा एनजी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट कितना हो गया 2, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट कितना है 4, तो 2 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा -2। इसमें आप लिखो तो डेल्टा एनजी क्या है 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा -1। तो जिस रिएक्शन में डेल्टा एनजी नेगेटिव आ रहा है उसका मतलब Kp की वैल्यू कम आएगी और Kc की वैल्यू ज्यादा आएगी। यहाँ तक कोई डाउट किसी को भाई, इसमें कोई डाउट यहाँ तक? तो अपन सिंपल शॉर्ट में लिख दें कि जब डेल्टा एनजी 0 होता है तब क्या होगा, Kp इक्वल टू Kc। जब डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तब क्या होगा, Kp ग्रेटर देन Kc। जब डेल्टा एनजी की वैल्यू नेगेटिव है तब Kp लेस देन Kc। ये इसका कंक्लूजन है ना स्लाइड। अब एक और केस है यहाँ पर, एक डिफरेंट स्पेशल केस है। यहाँ तो हमने डेल्टा एनजी की वैल्यू को चेंज किया है 0 पॉजिटिव नेगेटिव। इस फॉर्मूले में Kp इक्वल टू Kc इंटू RT का डेल्टा एनजी, इसमें जो T है वो भी चेंजेबल है, यहाँ के इसे भी हम चेंज इजीली कर सकते हैं किसी रिएक्शन का टेम्परेचर ना। तो नेक्स्ट केस है, स्पेशल पॉइंट बना रखा है कि यदि किसी रिएक्शन में आपको जो टेम्परेचर है वो 1/R के इक्वल है, T की वैल्यू क्या हो गई 1/R। तो जो फॉर्मूला है Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा एनजी, उसमें मैं T की वैल्यू को 1/R पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, देखो Kp इक्वल टू Kc R और T की वैल्यू 1/R है और डेल्टा एनजी, तो क्या हो गया Kp इक्वल टू Kc, R से R कैंसिल आउट हो गया, तो 1 की पावर डेल्टा एनजी। अब किसी की भी मतलब 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, वो क्या हो जाएगी, वैल्यू हमेशा 1 ही रहती है। 1 की पावर चाहे 0 हो या 1 की पावर कुछ पॉजिटिव में आए या 1 की पावर कुछ नेगेटिव में आए, उसकी वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया, Kp इक्वल टू Kc। तो जब किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 1/R के इक्वल है,
उस रिएक्शन में ऑलवेज केपी इक्वल टू केसी होता है, चाहे उस रिएक्शन में डेल्टा एनजी की वैल्यू चाहे नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए या जीरो आए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फॉर एनी वैल्यू ऑफ डेल्टा एनजी केपी इक्वल टू केसी होता है व्हेन टेम्परेचर इज इक्वल टू 1/r। और 1/r की जो एग्जैक्ट वैल्यू है यदि आप निकालेंगे तो वो आती है 12.18। टेम्परेचर हम लिख रहे हैं इसलिए इसकी वैल्यू को हमने लिख दिया केल्विन में, तो T इक्वल टू 12.18 केल्विन है, या हम कहें 1/r है। तो फिर क्या आएगा, Kp इक्वल टू Kc फॉर एनी वैल्यू ऑफ डेल्टा एनजी, मतलब वेदर डेल्टा एनजी इज पॉजिटिव, वेदर डेल्टा एनजी इज जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? इतना कम तो नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिकली नहीं है, आपके थ्योरेटिकली बना रखा है क्वेश्चन में था। नॉर्मली हम कहें तो इस इतने कम टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन नहीं होती ना, क्योंकि 12 केल्विन का मतलब हो गया अप्रॉक्स -260 डिग्री सेल्सियस। तो इतने कम टेम्परेचर पर जनरली कोई रिएक्शन नहीं होती है। थ्योरेटिकली आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, और हमें तो एग्जाम के अंदर थ्योरी वाले क्वेश्चन ही मतलब आता है, एग्जाम में प्रैक्टिकल तो करवाएगा नहीं ना। ठीक है, तो T इक्वल टू 1/r इक्वल टू 12.18 केल्विन। ये डेटा आपको लर्न करना है ना एग्जाम, क्योंकि कैलकुलेशन में भी कई बार इसकी जरूरत पड़ सकती है, और क्वेश्चन में भी डेटा 12.18 दे रखा हो तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये 1/r है। ठीक है, नोट में यहाँ पर कि r की जो वैल्यूज है वो क्या क्या हो सकती है वो मैंने आपको वैसे ऑलरेडी बता चुका हूँ ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, 0.0821 ये पहले बता दिया। ठीक है, जैसे आप अप्रोक्स क्या लिख देंगे 1/12, और एग्जैक्ट लिखेंगे तो क्या होता है 1/12.18, बट इसे आप कैलकुलेशन में तो 1/12 ही लिख लें। 1 ही क्यों लिया? अरे भाई ये तो इसको सॉल्व करने से ये आ रहा है, मैंने थोड़ी लिया है, ये सॉल्व तो करो, कैलकुलेटर में बटन दबाओ, नहीं हो रहा सॉल्व तो क्या 1/0.0821 करेंगे तो ये आ रहा है ना, और तुम्हारी इच्छा हो तो तुम कुछ और ले लो, और क्या करेंगे तो उसका, तो क्वेश्चन तो कुछ लॉजिकल पूछे भाई। तो 1/r यदि कहीं पर आएगा तो उसका आप लिखेंगे 12.18 केल्विन। अब आप और कैलकुलेशन में क्या इजी करने के लिए क्या याद रख सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा है ना फॉर्मूला क्या है हमारा, Kp इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng। तो यहाँ पर R और T को आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा ना, तो T की वैल्यू जनरली वो आपको 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा होगा, या हम कहें 27 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस देता है क्वेश्चन में ना। तो 0.0821 इंटू 273 ये कितना आता है, ये सभी को याद होना चाहिए ना, पहले पढ़ चुके हम ये आता है 22.4 के आसपास ना, 22.4 ही आता है, तभी तो हम कहते हैं कि 1 मोल गैस का एसटीपी एनटीपी पर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। 0.0821 इंटू 298, यानी जब आपको टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा हो, इसमें जो टेम्परेचर मैंने लिया है 0 डिग्री सेल्सियस, या आपको टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा हो, तो 0.0821 इंटू 298, तो यहाँ पर जाएगा अप्रोक्स 24.5। ये सिर्फ इजी कैलकुलेशन के लिए कि आप यदि आ जाता है तो आपको डायरेक्ट वैल्यू याद हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, और ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं कि आपको याद करना ही करना है, बस कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, एग्जैक्ट करने के लिए नहीं तो। ठीक है, यूनिट आप निकाल सकते हैं केपी या केसी की ना, अभी मैंने आपको निकालना बता ही दिया था। तो जब कंसंट्रेशन टर्म आपने मतलब जो एक्टिव मास है उसको मोलरिटी की फॉर्म में लिया है, तो यूनिट केसी की क्या आ जाएगी, कैपिटल एम यानी मोलरिटी की पावर डेल्टा एनजी, या हम कह सकते हैं मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एनजी, और जब हम केपी लिखेंगे तो एटीएम की पावर डेल्टा एनजी। लेकिन ये फॉर्मूले जो यूनिट के ये कब लगेंगे, जब आपको उस रिएक्शन में गैसेज इन्वॉल्व हो रही है, यदि उस रिएक्शन के अंदर एक्वस आ गया तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, ध्यान रखिए। तो बेटर है वैसे तो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है ना, आप जो भी एक्सप्रेशन लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप यूनिट निकाल सकते हैं ना। दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल, दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल फॉर this formula is not applicable for those reactions in which aqueous state is included। यदि किसी रिएक्शन के अंदर एक्वस आ गया तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगाएं यूनिट निकालने के लिए, फिर आपको जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप यूनिट निकालेंगे, वो ज्यादा बेटर है ना। एसिटिपी बेटा मैं सब बता चुका हूँ पहले ना, वापस से मैं रिपीट नहीं करूंगा। नेक्स्ट, कंपेयर केपी एंड केसी। एसिटिपी क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ पहले, है ना।
कंपेयर केपी एंड केसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस में यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसमें आपको ये बताना है कि केपी और केसी में से कौन सी वैल्यू ज्यादा है, कौन सी वैल्यू कम है और कौन सी इक्वल है। ठीक है, तो फर्स्ट आप देखो, फर्स्ट ऑप्शन मतलब फर्स्ट इसका पार्ट जो क्वेश्चन में आपको चेक करना है, दैट इज 2SO2 गैस प्लस O2 गैस और ये 2SO3। इस रिएक्शन के लिए आप बताओ कि केपी ग्रेटर देन केसी होगा, केपी लेस देन केसी होगा या केपी इक्वल टू केसी है। बस आपको इनकी वैल्यू को ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन वाला साइन बताना है। ऐसे क्वेश्चन मॉड्यूल में दे रखे हैं, तो आप डेल्टा एनजी की वैल्यू निकालो, उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं ना। डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 आ जाए तो केपी इक्वल टू केसी, डेल्टा एनजी पॉजिटिव हो तो केपी ग्रेटर देन केसी, और डेल्टा एनजी नेगेटिव हो तो केपी लेस देन केसी। तो बताओ इस सिस्टम में डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या आएगी भाई? 2 - 3 करोगे ना तो कितना आ जाएगा? -1। तो इसका मतलब क्या हो गया? नेगेटिव आ गई वैल्यू, इसका मतलब केपी लेस देन केसी आ गई। ठीक है, सेकेंड पार्ट आपसे कहा जाए, सपोज CO गैस प्लस हाफ O2 गैस एंड इट गिव्स CO2 गैस। अब इसमें बताओ कि डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या होती है। इसमें जाएगा 1 - 3/2 आप करोगे, 1 - 1.5। ठीक है, तीनों गैसेज हैं तो कितना आ गया? माइनस का 0.5। अगेन सेम रिजल्ट, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब केपी लेस देन केसी। ठीक है, थर्ड रिएक्शन आपको सपोज इस तरीके से लिखी हमने यहाँ पर 3Fe सॉलिड प्लस 4H2 गैस, Fe3O4 गैस सॉरी सॉलिड प्लस 4H2 गैस। इस रिएक्शन में बताओ भाई डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या आएगी और केपी और केसी में से कौन बड़ा छोटा होगा, क्या होगा? इसमें क्या हो रहा है? डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी इस वाली रिएक्शन के अंदर। क्यों? क्योंकि दो तो सॉलिड है ना भाई, सॉलिड वाले को तो हमको डेल्टा एनजी की कैलकुलेशन में इंक्लूड ही नहीं करना है, ये ध्यान रखें ना। तो जब सॉलिड हो तो उससे आप नहीं लेना है, डेल्टा एनजी में आपको केवल गैसेस प्रोडक्ट और गैसेस रिएक्टेंट की स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ही कंसीडर करना है। और जब डेल्टा एनजी इक्वल टू 0 हो तो केपी इक्वल टू क्या होगा? केसी होगा। PCl5 gives PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। तो यहाँ पर क्या होगा? और मैंने लिख दिया साथ में कि जो टेम्परेचर है, सपोज कंडीशन दे रखी क्वेश्चन में, इफ टेम्परेचर इज 1/R, देन बताओ केपी और केसी में क्या रिलेशन होगा? बताओ भाई जल्दी से। यदि किसी रिएक्शन में आपको रिएक्शन कुछ भी हो और आपको दे दिया कि T इज इक्वल टू 1/R, क्वेश्चन दे दिया थ्योरेटिकली, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपको रिएक्शन में डेल्टा एनजी की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है ना। फिर T इज इक्वल टू 1/R है, इसका मतलब क्या होगा? हमेशा ही केपी बराबर केसी होगा। और आ गई क्या बात समझ में? तो ये तो बहुत इजी सा है, सब कर सकते हैं इस टाइप की क्वेश्चन ना, कि डेल्टा एनजी की वैल्यू निकालो, हम उससे जज कर सकते हैं कि केपी और केसी में से कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा, या इक्वल टू होगा या लेस देन होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस उसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है। 2SO3 गैस प्लस 2SO2 गैस प्लस O2। तो आप इस रिएक्शन में डेल्टा एनजी की वैल्यू निकालो, क्या आएगी भाई? 2 + 1 3 - 2, 3 - 2 कितना आ गया? 1, यानी कि आगे पॉजिटिव वैल्यू आ गई। डेल्टा एनजी की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका क्या मीनिंग है? केपी ग्रेटर देन केसी होगा। इसका मतलब केपी में से यदि हम केसी को माइनस करेंगे तो कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, लेकिन ये वाला ऑप्शन में नहीं दे रखा। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा? अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, केसी में से केपी को माइनस कर दें तो क्या आएगी? नेगेटिव वैल्यू आएगी। और आगे क्या बात समझ में? सौम्य मेहंदी दत्ता और राजीव राज महोदय, क्या किया जाए आप लोगों का? ब्लॉक कर दें क्या? एक को तो करना ही पड़ेगा आज। कैसे होता है संविधान होना पड़ेगा। ये केपी और केसी में से कौन सा कम ज्यादा होगा? रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, डायरेक्ट रिमूव कर दो बेटा। सौम्य मैंने देता आपको, आपने कहा था कि एक ही आंसर को आपको एक बार ही लिखना है ना, इतनी ज्यादा बार नहीं लिखना है ना। सही करे, मुझे कुछ सीखना है, मैंने तो ये कर दिया, देख लिया मैंने तो ऑप्शन। डायरेक्ट ब्लॉक का ऑप्शन आ रहा है या रिमूव आ रहा है, फिर वो आपको हो सकता है क्लास में से रिमूव हो जाओ आप। देखो इधर,
केपी माइनस केसी इज इक्वल टू क्या आएगा पॉजिटिव, और केसी माइनस केपी क्या होगा नेगेटिव। इतनी बात आ गई सबको समझ में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो हो गया ना, नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, PCl3 plus Cl2 gives PCl5, 2 Kp is equal to Kc possible। ये आप देखो ध्यान से अब कि Kp और Kc 2 Kp is equal to Kc दे रखा है क्वेश्चन में ना, और आपको पूछा है कि कौन से टेम्परेचर पर है ये इक्वल। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है इतना ध्यान से देखिए ना। 2 Kp is equal to Kc है, 2 लिखा है बेटा आगे ना, श्रुति गुप्ता। मैंने इतनी जल्दी आंसर करने की जरूरत नहीं है ना, आपको ध्यान से पढ़ना भी है क्वेश्चन को ना। तो आप जो देखोगे, अब केपी का फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा एनजी। तो जहां पर केपी है मैंने वहां पर उसका फॉर्मूला लगा दिया, इक्वल टू केसी। इस रिएक्शन के अंदर डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या आएगी आप निकालो। डेल्टा एनजी क्या आएगा 1 माइनस 2, इक्वल टू क्या आएगा -1। तो 2 इंटू केसी और आरटी की पावर -1, ठीक है, इक्वल टू केसी। केसी से केसी कैंसिल, 2 इंटू आरटी की पावर -1 है, इसका मतलब 1 अपॉन आरटी इक्वल टू 1। तो यहां से क्या आ गया, T इक्वल टू 2 अपॉन आर आ गया। और हमें पता है कि 1 अपॉन आर की वैल्यू क्या होती है 12.18 केल्विन। तो फिर आंसर क्या आ जाएगा 24.36 केल्विन। तो आंसर है थर्ड ऑप्शन। अरे क्लियर है भाई सबको। ये क्या करना है आपको, जहां पर केपी है उसकी जगह क्या लिख देंगे, केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा एनजी लिख दें। डेल्टा एनजी की वैल्यू निकाल लो जो भी दे रखी है रिएक्शन क्वेश्चन में ना उससे, और आरटी की पावर -1 आ गई यहाँ पर, उसको सॉल्व कर लो। T इक्वल टू 2 अपॉन आर, और आपको इसलिए मैंने आप पहले कहा था कि ये आप याद रखें कि 1 अपॉन आर की वैल्यू क्या होती है 12.18 केल्विन। तो फिर आपको जो है क्वेश्चन में सॉल्व करने में क्या रहेगा, इजी रहेगा उससे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को इसमें। क्वेश्चन में आपको उल्टा भी पूछा जा सकता है कि इफ टेम्परेचर इज 24.36 केल्विन देन फाइंड रिलेशन बिटवीन द केपी एंड केसी। तो आप वैल्यू पुट कर दो उसकी ना, फिर सॉल्व कर लो, तो अपने आप ही क्या आ जाएगा 2 केपी इक्वल टू केसी। ये हो गया क्वेश्चन 9, तो कर दिया अपने सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फॉर A प्लस बी गिव C एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, केसी की वैल्यू आपको गिवन है और केएफ की वैल्यू दे रखी है, तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बताना है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो हमें पता है कि जो के इक्विलिब्रियम होता है या केसी जो होता है वो क्या होता है, केएफ अपॉन केबी के बराबर होता है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। केसी की वैल्यू क्या दे रखी है 0.1, और केएफ की वैल्यू क्या है 2.24 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। और हमको केबी की वैल्यू निकालनी है, बस इतना सा क्वेश्चन है ये। अरे आ गया जो समझ में, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए ना ये तो, और क्वेश्चन देख करके फॉर्मूला याद आना चाहिए कि कौन सा लगाना है। तो केबी की वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 0.224 आ जाएगा ये केबी की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कुछ काम मतलब ये तो बहुत इजी है, तो आप कर सकते हैं ना, ये भी इजी सा ही क्वेश्चन है। पहले आप ये करो ना, मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन करने में, ये अच्छा क्वेश्चन है लॉग वाला ना। 2a plus 3b gives 2c, which is correct। अब आपको इसमें क्वेश्चन में रिएक्शन दे रखी है लेकिन फिजिकल स्टेट नहीं लिखा है। तो क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन में जब आपको फिजिकल स्टेट नहीं दे रखी हो तो आप क्या अज्यूम करके चलेंगे कि सारे के सारे जो है वो चाहे गैस है। ठीक है, जब क्वेश्चन में किसी की भी फिजिकल स्टेट नहीं लिखी है तो आप क्या अज्यूम कर लेंगे कि सब क्या होंगी गैस। तो अब इस रिएक्शन में आप डेल्टा एनजी की वैल्यू निकालो, क्या आएगी भाई, डेल्टा एनजी क्या निकालोगे 2 माइनस 5, कितना हो गया -3। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन उसके लिए सही होगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा फॉर्मूला है उसका आपको लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से अब सुने ना, फॉर्मूला क्या है हमारे पास बेसिक केपी इक्वल टू केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा एनजी, ये फॉर्मूला है। अब ऑप्शंस देखो, सभी फॉर्मूले में केपी अपॉन केसी लिखा है ना, तो अपन क्या कर रहे हैं कि केपी अपॉन केसी एक साथ लिख देते हैं और आरटी की पावर डेल्टा एनजी को ऐसे रख दें। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन का क्या लेंगे, लॉग, दोनों साइड हम लॉग ले लें, तो क्या हो जाएगा यहाँ से लॉग केपी अपॉन केसी इज इक्वल टू लॉग आरटी की पावर डेल्टा एनजी। जब हमें पता है कि जब हम लॉग लेंगे और पावर में कुछ आ रहा है तो पावर क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी। ठीक है, और डेल्टा एनजी की वैल्यू मुझे पता है कितनी आ गई -3, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ -3 लॉग आरटी।
अब क्या ये इक्वेशन आपको इस तरीके से एक्सप्रेशन क्वेश्चन में ऑप्शन में दे रखा है या नहीं दे रखा, तो फिर आपको वापस सोचना पड़ेगा। हमको क्या करना है, हमको इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से मॉडिफाई करना है ताकि हमारा ऑप्शन मैच कर जाए। वो आपको ऑप्शन कुछ भी बना के दे सकता है प्लस माइनस करके, है ना। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि हम इसको साइड चेंज करेंगे इसकी, तो log Kp अपॉन Kc इधर आ जाएगा, तो प्लस 3 log Rt इक्वल टू 0। ऐसा भी ऑप्शन में हो सकता था, बट ये भी ऑप्शन में नहीं दे रखा। तो कई स्टूडेंट ने जल्दी जल्दी में ये वाला बता दिया आंसर थर्ड। मोहम्मद परवेज ने तो सेकंड बताया, सही बताया। विकास ने, परवेज ने भी हाँ थर्ड बताया। अब देखो ये वाला भी आंसर नहीं है इसका मतलब ना, तो या तो 1/RT है। अब हम इसे वापस से हमें सोचना पड़ेगा कि हम कौन से ऑप्शन में इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो कौन सा है? क्या इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, प्लस 3 log RT को हम क्या इस तरीके से लिखते हैं 1/RT और पावर -1? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या? मैंने रिवर्स भी कर दिया और पावर ही -1 लगा दी, मतलब बात एक ही हो गई उसकी एक तरीके से ना। अब हम इस पावर को आगे ले लेंगे, ये आपको अपने आप सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि जो ऑप्शन है वो आपको लाना पड़ेगा उसके हिसाब से। तो पावर आगे आएगी तो क्या हो जाएगा, -3 log 1/RT इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऑप्शन में ये भी दे सकता था, वो ये भी दे सकता है, ये दे दिया उसने, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। अरे भाई सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? जो फॉर्मूला है उसी का लॉग ले लें आप डायरेक्ट, है ना। Kp अपॉन Kc इक्वल टू RT की पावर डेल्टा Ng, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो जो पावर है डेल्टा Ng वो आगे आ जाएगा। जो रिएक्शन आपको क्वेश्चन में दे रखी हो उससे आप डेल्टा Ng की वैल्यू निकालेंगे, फिर आप इक्वेशन को प्लस माइनस जो भी आप करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो आपको मॉडिफाई करना है। यहाँ पर हमने RT जो है उसको क्या लिख दिया, 1/RT की पावर -1, क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन है सभी में 1/RT है, तो हम उसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, तो हमने उल्टा कर दिया तो पावर माइनस में लगा देंगे। ठीक है, तो आपका पावर आगे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर। क्लियर है सबको? अब इसी क्वेश्चन को वो किस तरीके से पूछ सकता था कि आपको रिलेशन जो है क्वेश्चन में दे रखा हो, log Kp अपॉन Kc -3 log 1/RT इक्वल टू 0 इज वैलिड फॉर या इज ट्रू फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। और 4 अलग अलग रिएक्शन आपको क्वेश्चन में दे रखी होती, तो भी आपको फिर सॉल्व करना आना चाहिए ना। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ना, ये तो कर लिया हमने ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें आपको क्या है, लॉग वाला रिलेशन क्वेश्चन में दे रखा है, तो आपसे पूछा है कि ये वाला रिलेशन कौन सी इक्वेशन के लिए पॉसिबल है। तो अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अब आपको क्या करना है, लॉग वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है और एंटी लॉग लेकर के उसको चेक करना है कि उसमें डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आ रही है। जो रिलेशन आपको क्वेश्चन में दे रखा है उससे आप डेल्टा एनजी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर ऑप्शंस में देखोगे कि डेल्टा एनजी की वैल्यू वही वैल्यू कौन से ऑप्शन में आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर बता सकते हैं। अब करते हैं इस क्वेश्चन को, चलो ना। तो हम देखो इस इक्वेशन को क्या लिख दिया मैंने, log Kp अपॉन Kc प्लस log 1/RT, तो मैं इसको इधर ले गया तो क्या हो जाएगा, माइनस log 1/RT। ऐसे लिख सकते हैं, हमने कहा log Kp अपॉन Kc इज इक्वल टू, इसे आप क्या लिख सकते हैं, 1/RT की पावर -1। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो इसका मतलब क्या हो गया, अब ये log Kp अपॉन Kc इक्वल टू log RT हो गया ना, एक तरीके से ये 1/RT को क्या लिखोगे, RT की पावर -1, तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, log RT हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने कैसे सॉल्व किया हुआ है इस क्वेश्चन को, इन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूले से कर दिया, आपको कोई फॉर्मूले की याद रखने की जरूरत नहीं है ना। तो ये log RT, अब हम देखो क्या हो जाएगा, ये Kp अपॉन Kc इक्वल टू, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो RT हो जाएगा। क्या हो गया, Kp इक्वल टू Kc, RT की पावर 1 आ रही है एक तरीके से। इसका मतलब क्या हो गया कि डेल्टा Ng की वैल्यू क्या आ रही है, 1। तो अब आप ऑप्शंस में देख लो कि डेल्टा Ng की वैल्यू 1 जो है कौन से में आ रही है, तो आप क्या कर देंगे यहाँ पर, क्या है 1 वाला कौन सा ऑप्शन है, ये चौथा वाला ना। डेल्टा Ng की वैल्यू 2 - 1 यानी 1 आ रही है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आंसर आ गया। अरे आ गया सबको समझ में ये? तो आपको क्वेश्चन में लॉग वाला रिलेशन दे सकता है और या और रिएक्शन पूछ सकता है, या रिएक्शन दे रखी होगी और लॉग वाला रिलेशन आपसे पूछ सकता है। क्लियर है सबको ये? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और बचा था, ये सिंपल था ही ना क्वेश्चन। बताओ अब इस क्वेश्चन को आप करें,
2a plus b gives 4c at 27 degrees Celsius. Kc is equal to 3 into 10 की power minus 5. Then find out kp in terms of r. सॉल्यूशन वाला स्टेप थोड़ा समझाएंगे ना? अभी बताता हूँ बेटा वापस से ना, पहले इस क्वेश्चन कर लें, अपन टाइम हो जाएंगे। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने में 3-4 स्लाइड है बीच। स्लाइड क्या मतलब वो स्टेप आते हैं। देखो केसी की वैल्यू दे रखी है और केपी निकालना है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, केपी बराबर केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा एनजी। ठीक है, केसी की वैल्यू दे रखी है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 5। आर हमने लिखा एज इट इज, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहा है कि केपी का आंसर आपको आर की टर्म्स में ही पुट करना है, तो वही निकालना है, तो आर को एज इट इज रखो। टी कितना दे रखा है क्वेश्चन में 27 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब कितना हो गया 300 केल्विन। ठीक है, तो ये 300। डेल्टा एनजी कितना आएगा इस रिएक्शन में, क्वेश्चन में आपको गैस लिक्विड नहीं बता रखा, मतलब सबको क्या मानेंगे, गैस मानेंगे। तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1, डेल्टा एनजी की वैल्यू 1 तो पावर 1, तो कितना हो गया 3 इंटू 3 9 इंटू 10 की पावर माइनस 3 आर, ये आंसर आ गया इसका बस। ठीक है, तो वो ऑप्शन में आपको दे रखा होगा, उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया 9 इंटू 10 की पावर माइनस 3 आर। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है कि आर की टर्म्स में निकालना है, तो आर की वैल्यू पुट मत करो, बाकी सबकी वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद कोई क्वेश्चन है नहीं, तो अपना ये आज की क्लास जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ लेता कोई ना। यश कुमार को किसने पूछा था? हाँ, आर टी इक्वल टू 1 कैसे है? 1 कहाँ लिखा? अरे यार तुम एक तो वापस 1 कहाँ लिखा है मैंने? आर्यन सिंह कौन से कहाँ लिखा है मैंने 1? आर टी की इक्वल टू 1 कहाँ लिखा है मैंने? 300 लिखा है, डेल्टा एनजी की वैल्यू 1 आई है ना। डेल्टा एनजी की वैल्यू 1 कैसे आई? तो 4 माइनस 3 कर देंगे, आपको 1 आ जाएगी ना। लॉग वाला मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ दोनों क्वेश्चन ना, देखो आप इधर जो मैंने लिखा है ना, इधर कहाँ गया ये 2a plus 3b gives 2c which is incorrect। ये क्वेश्चन which is correct आपको दे रखा है, तो आपको क्या करना है, गैस 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 मान लेना है, डेल्टा एनजी की वैल्यू निकालनी नहीं है आपको ना। हाँ, जिसको जाना है वो जा सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं वापस से लॉ वाला एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी अपनी क्लास ओवर हो चुकी है, और जो होमवर्क होगा मैं यहाँ पर लिख दूंगा अभी लास्ट स्लाइड पर, है ना। गिव एन एग्जांपल व्हेन टू टेक द कंसेप्ट ऑफ सॉल्वेंट इज 1। सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन 1 कब लेनी है? प्रीत बताया था हेटेरोजेनस रिएक्शन में लेनी है, आदित्य करण वाली। हमने केपी और केसी को एक साथ लिख दिया क्योंकि ऑप्शंस में सभी में ऐसे, केपी अपॉन केसी इज इक्वल टू आरटी की पावर डेल्टा एनजी। अब हम दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो लॉग केपी अपॉन केसी इज इक्वल टू लॉग आरटी की पावर डेल्टा एनजी। जब हम लॉग लेंगे तो जो पावर है वो आगे आ जाएगी, तो डेल्टा एनजी आगे आ गया। डेल्टा एनजी की वैल्यू क्वेश्चन से हमने निकाल ली, कितनी आई -3, तो -3 लॉग आरटी। अब हमने क्या किया, इस -3 लॉग आरटी को हमने इस साइड ले लिया, तो क्या हो जाएगा +3 लॉग आरटी इक्वल टू 0, लॉग केपी अपॉन केसी +3 लॉग आरटी इक्वल टू 0। अब ये वाला ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो हमें अब और मॉडिफाई करना पड़ेगा। एक तो आप इतना सा समझ जाएं, इसे 2 का कोफिशिएंट है तो मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, -1 का कोफिशिएंट आ रहा है तो ये नहीं हो सकता, +3 तो है नहीं, यहाँ पर अपने क्या आ रहा है +3 आ रहा है, तो log 1 अपॉन आरटी दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, जबकि क्या होना चाहिए था log आरटी। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आपको क्या चेक करना है, ये वाला आंसर आ जाएगा अपने आप ही। आप थोड़ा सा सोचेंगे तो कैसे, log आरटी को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन आरटी की पावर -1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम एक का 2 बार हमने उल्टा कर दिया ना इसको, अरे बात आ रही नहीं आई समझ में। आरटी को क्या लिख दिया हमने 1 अपॉन आरटी, और पावर लिख दी -1, बात तो वही हो गई ना एक ही तरीके से। ठीक है, 2 बार उल्टा कर देंगे तो वापस सीधा हो जाएगा ना, वही वाली बात है। तो हमने क्या पावर ये आगे आ गई -3 log 1 अपॉन आरटी इक्वल टू 0। अब आप इसको ऑप्शन में मैच कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा सेकेंड आंसर। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला भी मैं दोबारा बता देता हूँ, और आप खुद भी वापस से बिना देखे एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो log केपी अपॉन केसी प्लस log 1 अपॉन आरटी इक्वल टू 0 दे रखा है। आपसे पूछा है कि कौन से रिएक्शन के लिए ये वाला रिलेशन पॉसिबल है, तो हमने कहा जो रिलेशन दे रखा है उसमें से log 1 अपॉन आरटी वाली जो टर्म है उसको हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, तो क्या आगे क्या आ जाएगा -log 1 अपॉन आरटी। तो log केपी अपॉन केसी इक्वल टू log 1 अपॉन आरटी की पावर -1। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये तो सभी को पता है log a की पावर b होता है, तो उसे हम b log a लिख सकते हैं,
और यदि बी लॉग ए दे रखा हो तो हम उसे लॉग ए की पावर बी भी लिख सकते हैं, दोनों एक दूसरे में हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर -1 है, ये पावर में हमने लिख दिया -1। अब आप चाहें तो डायरेक्ट लॉग हटा दो इसको, है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ से केपी अपॉन के सी इज इक्वल टू 1/RT की पावर -1। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा 1/RT की पावर -1 मतलब RT हो गया ये तो वापस से, तो क्या आ गया केपी इज इक्वल टू के सी इंटू RT। तो RT की वैल्यू पावर कुछ भी नहीं है, मतलब वैल्यू 1 मान सकते हो आप, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो आप चारों ऑप्शंस में चेक कर लो कि किसमें डेल्टा एनजी की वैल्यू 1 आ रही है। तो वो कौन से ऑप्शन में आ रही है, फोर्थ ऑप्शन में ना, जिससे आप सेकंड वाले ऑप्शन में निकाली तो डेल्टा एनजी क्या आएगा -2, तो ये नहीं है। इसमें आगे निकालेंगे तो डेल्टा एनजी -1 आ रहा है, तो ये नहीं है। इसमें 0 आ रहा है तो ये नहीं होगा। तो जिस रिएक्शन में डेल्टा एनजी की वैल्यू 1 आ रही है वो आंसर होगा। क्लियर है सबको अब ये? जिसने कहा था कि ये दोबारा बताओ, किसने कहा था?